तो आज हम करने वाले हैं आधुनिक भारतीय भाषा हिंदी गद्य उद्भव और विकास। इसको हम हिंदी का के नाम से भी जानते हैं, जो हमारा बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 4 की हिंदी है। इसके अंदर सबसे पहले हम अपने सिलेबस को देख लेते हैं कि हमारे कौन कौन से चैप्टर में से कौन से क्वेश्चंस को पूछा जाएगा। इस वीडियो में मैं आज बताने वाली हूँ जो हमारे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, उसको मैं बताने वाली हूँ। तो चलिए हम देख लेते हैं सबसे पहले अपना सिलेबस क्या है हमारा। जो हमारी इकाई 1 है यानी यूनिट जो फर्स्ट है, उसके अंदर जो हमारा पहला चैप्टर होने वाला है वो है हमारा हिंदी गद्य उद्भव और विकास। सेकंड जो है हिंदी गद्य के विभिन्न रूप का परिचय। थर्ड जो हमारा है आत्मकथा, यात्रा, साहित्य, रेखाचित्र, व्यंग और संस्मरण। और जो इकाई सेकंड यानी जो दूसरी इकाई है, उसके अंदर जो हमारा पहला चैप्टर होने वाला है यानी पहला पार्ट होने वाला है वो हमारा होने वाला है जुलूस। ठीक है, जो प्रेमचंद द्वारा लिखी गई है, मुंशी प्रेमचंद। मलबे का मालिक मोहन राकेश द्वारा। मैं हार गई मन्नू भंडारी द्वारा ये लिखी गई है। जो हमारी थर्ड इकाई है यानी जो तीसरी इकाई है वो किसके द्वारा लिखी गई है, हमारी रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखी गई है। जो इसका पहला चैप्टर जो हमारा है वो उत्साह है। अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा। और रहीमन पानी रखिए विद्या निवास मिश्र। जो इकाई 4 है जो हमारी, उसके अंदर क्या है, यात्रा वृतांत, चीड़ों पर चांदनी, यात्रा वृतांत है ये हमारा। इसी का जो 4th यूनिट का जो हमारा सेकंड चैप्टर है वो क्या है हमारा, व्यंग भोलाराम का जीव, हरिशंकर परसाई द्वारा लिखी गई है। और जो थर्ड है वो हमारा नाटक है अंधेर नगरी, भारत तेंदु द्वारा ये लिखी गई है। तो ये हमारा पूरा हो गया सिलेबस। अब इसके सबसे पहले हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन किस तरीके से आने वाला है। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम में आएगा वो सबसे पहले हमारा आता है साप्रसंग व्याख्या। ठीक है, सबसे पहले आपको एग्जाम में जो क्वेश्चन पेपर में आपसे साप्रसंग व्याख्या पूछी जाएगी। साप्रसंग व्याख्या में आपको क्या करना होता है, आपके चैप्टर्स हैं पहले आपको वो तो अच्छी तरीके से आने ही चाहिए, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, किसी भी चैप्टर में से कोई भी बीच की लाइन्स को उठाकर आपसे पूछ लिया जाता है कि इसकी साप्रसंग व्याख्या कीजिए। मतलब कि आपको इनका मतलब बताना होता है, इसके पीछे क्या भाव छुपा है इन लाइनों के पीछे, उसको पूरी अच्छी तरीके से आपको एक्सप्लेन करना होता है। और इसका एक फॉर्मेट होता है। तो सबसे पहले मैं आपको उसका फॉर्मेट बता देती हूँ कि जब भी आपके एग्जाम के अंदर साप्रसंग व्याख्या है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, उसके अंदर आपको जब आप आंसर यानी उत्तर जब लिखोगे तो उसके अंदर आपको सबसे पहले लिखना होता है प्रसंग को लिखना होता है पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे आपको व्याख्या लिखनी होती है, ठीक है, दूसरे नंबर पे। और तीसरे नंबर पे आपको उसका विशेष लिखना होता है। ठीक है, विशेष में आपको क्या लिखना होता है कि जो भी जो इस कविता से ये ली गई उसकी भाषा क्या है, कौन से रस में लिखी गई है ना, कौन कौन से अलंकारों का प्रयोग किया गया है, ये सारी चीज़ें जो मतलब कि आपके समझ लो ग्रामर पार्ट की जो आती है ना वो आपके विशेष के अंदर आती है। व्याख्या के अंदर आपको लिखना होता है कि जो भी इन लाइनों का भाव निकल कर आए, जो उनका मतलब है, उनको आपको अच्छी तरीके से जो एक्सप्लेन करोगे वो आप व्याख्या में करोगे। प्रसंग में आपको लिखना होता है कि मतलब कि कौन से चैप्टर यानी कौन से पार्ट से इसको लिया गया है, इसके लेखक कौन है, इस चीज़ को आपको प्रसंग में लिखना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो हमारा पहला जो हमारा वो होने वाला है साप्रसंग व्याख्या, वो क्या पूछी गई है यहाँ पे। मासिक वेतन तो पूर्ण मासी का चांद है जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है जिससे सदैव प्यास बुझती है। वेतन मनुष्य देता है, इसी से उसमें वृद्धि नहीं होती। ऊपरी आमदनी ईश्वर देता है, इसी से उसमें बरकत होती है। तुम स्वयं विद्वान हो, तुम्हें क्या समझाऊं। इस विषय में विवेक की बड़ी आवश्यकता है। मनुष्य को देखो, उसकी आवश्यकता को देखो और अवसर को देखो, उसके उपरांत जो उचित समझो करो। इसके अंदर आपको थोड़ा सा पढ़ के आपको, अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको समझ में आ गया होगा ये कौन से चैप्टर से लिखी गई है। ये जो मुंशी प्रेमचंद का चैप्टर द्वारा जो लिखी गई है उनसे ली गई है। इसके अंदर इसका भाव जो निकल रहा है, इसकी आप व्याख्या क्या है इसके अंदर कि मतलब यहाँ से आप समझ लो, जो यहाँ पे बोला गया है कि पूर्ण मासी का चांद है, जो मासिक वेतन मतलब मासिक वेतन यानी जो हमारी महीने की जो सैलरी होती है ना, जो महीने की जो इनकम होती है उसको हम क्या कहते हैं, मासिक वेतन। मासिक वेतन जो हमें हर महीने को जहाँ पे
हम जॉब कर रहे हैं, कहीं पे भी हम जहाँ काम कर रहे हैं, वहाँ पे हमें हर महीने सैलरी दी जाती है, यानी वेतन दिया जाता है। वो क्या हो गया हमारा मासिक वेतन। उसको क्या कहा है यहाँ पे, पूर्णमासी का चांद कहा है। पूर्णमासी का चांद इसलिए कहा है क्योंकि वो एक बार दिखता है, फिर वो धीरे धीरे लुप्त हो जाता है ना। इसलिए यहाँ पे लेखक यही कह रहे हैं कि जो मासिक वेतन है वो क्या है, पूर्णिमा का चांद है जो धीरे धीरे लुप्त हो जाता है। लेकिन जो बाहरी यानी जो ऊपरी का जो आय का स्रोत होता है वो हमेशा चलता रहता है, वो कभी भी लुप्त नहीं होता। वो ईश्वर द्वारा दी गई है आय, और जो मासिक वेतन होता है वो मनुष्य द्वारा दी जाती है। ठीक है, इसको हम एक्सप्लेन कर लेते हैं कि किस तरीके से हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। चलिए इसकी हम व्याख्या पढ़ लेते हैं। यहाँ पे किस तरीके से एक्सप्लेन करा गया है, आपको इसी फॉर्मेट में आपको अपने एग्जाम के अंदर लिख के आना है। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट बातें हैं मैं आपको वो बता दूंगी इसके अंदर। ये कहानी हमें कर्मों के फल के महत्व के बारे में समझाती है। ये कहानी अधर्म पर धर्म और असत्य पर सत्य की जीत को दर्शाती है। जो ये कहानी है किसको दर्शाती है, असत्य पर सत्य की जीत को दर्शाती है, बुराई पर अच्छाई की जीत को दर्शाती है ना। मतलब कि महत्व किस पे दिया गया है, कर्म पर महत्व दिया गया है कि हमें कर्म करना चाहिए जब भी हमें कोई फल मिलता है। लोग कितने भी ऊंचे पद पर क्यों ना बैठे हों, कितना ही अच्छा वेतन क्यों ना पाते हों, लेकिन उनके मन में ऊपरी आय का लालच हमेशा बना रहता है। ऊपरी आय का मतलब लालच क्या है, जैसे भ्रष्टाचार आप जिसे कहते हो। मतलब जैसे क्या होता है, आप किसी भी सरकारी दफ्तर में जाते हो तो ऐसा होता है ना कि वहाँ पे वो अपनी मतलब कि ऊपरी आय को मांगते हैं कि इतना पैसा दे दो, हम काम करा देंगे, आपका जल्दी हो जाएगा। मतलब आपका काम जल्दी कराने के लिए आपसे अलग से पैसे लिए जाते हैं। या कहीं पर भी आप चले जाओ, मतलब भ्रष्टाचार आज के मतलब समय में इतना ज़्यादा बढ़ चुका है, क्या हर जगह आपको भ्रष्टाचार दिखता होगा। हर कोई भी मतलब इंसान पैसा खाता है अलग से। जो उनकी मतलब आप पुलिस वगैरह को भी देखते हो कि मतलब कि वो अगर कोई अपराध करता है जैसे कि, तो उनसे क्या करते हैं, वो ऊपरी आय ले लेते हैं, यानी उससे मतलब कि रिश्वत ले लेते हैं, फिर उसको छोड़ देते हैं, है ना। अगर किसी ने चोरी करी है या किसी को मारा है, पीटा है, मतलब उसको आगे नहीं ले जाने देते हैं। उसको क्या करते हैं, उनसे रिश्वत ले लेते हैं और फिर उनको छोड़ देते हैं। उसी को हम क्या कह सकते हैं, ऊपरी आय कहते हैं। जो उनके सैलरी के मतलब कि अलग से मिलती हो, जो महीने की जो मतलब उनको सैलरी मिल रही है वो अलग है, और जो ऊपरी आय है वो एकदम अलग है। ठीक है, यहाँ पे ये बताया गया कि अगर कोई भी व्यक्ति कितने भी ऊंचे पद पर क्यों ना बैठ जाए, लेकिन उसके मन में हमेशा और भी ऊंचे पद पर जाकर और भी आय कमाने, मतलब कि और भी लाभ कमाने का लालच हमेशा ही बना रहता है। आगे कहानी में क्या होता है, कहानी आज़ादी के पहले की है। अंग्रेजों ने नमक पर अपना एक अधिकार जताने के लिए अलग नमक विभाग बना दिया था। मतलब कि इसके अंदर यहाँ आपने पोल साइंस में पढ़ा होगा 12th वगैरह में, कि मतलब क्या होता है कि जब अंग्रेजों ने हमें गुलाम बना रखा था भारत को, तो उन्होंने क्या करा था एक समय पर कि नमक पर मतलब कि एक टैक्स लगा दिया था कि जिसको भी नमक लेना होगा उसको मतलब टैक्स देना होगा, यानी कर देना होगा, कर चुकाना होगा, उसी को नमक मिलेगा। अब नमक एक ऐसी चीज़ है जिसको हर घर में ज़रूरत होती है। हर खाने में इसको जब तक हम डालेंगे नहीं, जब तक किसी भी मसालों का स्वाद नहीं आता है हमें। ठीक है, नमक सभी घरों में, चाहे कोई से भी घर हो, उनको ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। तो अंग्रेज़ों ने क्या करा था, उन पे अपना एक अधिकार जमा लिया था और नमक के लिए एक अलग सा विभाग खोल दिया था, जिस वजह से सभी लोगों में मतलब कि काफ़ी ज़्यादा विरोध आ चुका था, लोग परेशान हो चुके थे। इसी वजह से उन्होंने क्या लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया था, चोरी छुपे नमक की चोरी करना स्टार्ट कर दिया था, व्यापार करना शुरू कर दिया था, और भ्रष्टाचार इस वजह से पूरे भारत में फैलता ही जा रहा था। ठीक है, नमक का विभाग जब अलग बन गया था, इसी वजह से लोग चोरी भी करने लग गए थे और इस वजह से भ्रष्टाचार भी फैलने लग गया था। और इसी वजह से क्या हो रहा था, कोई रिश्वत देकर अपना काम निकलवाता, कोई चालाकी और होशियारी से। इसलिए नमक को खरीदने के लिए सभी क्या करते, रिश्वत देते, है ना, और चालाकी से होशियारी से मतलब नमक को खरीदने का काम करते, चोरी से, मतलब कोई भी गलत कदम उठाने के लिए लोग राज़ी हो चुके थे। नमक विभाग में काम करने वाले अधिकारी वर्ग की कमाई तो अचानक कई गुना बढ़ गई थी। क्यों बढ़ गई थी, जैसा हम जानते हैं कि वो लोग सरकारी नौकरी कर रहे हैं नमक विभाग के अंदर, अब वो लोगों को मतलब कि रिश्वत लेकर लोगों को नमक दे रहे हैं। इस वजह से उनकी जो कमाई थी वो मतलब कि दुगना हो चुकी थी, वो बढ़ चुकी थी काफ़ी ज़्यादा। इस विभाग में मतलब कि अब क्या हो गया था, लोगों के अंदर मन के अंदर आ गया था कि सभी लोग इस विभाग में काम करने के लिए इच्छुक हो चुके थे। मतलब कि सभी का मन होने लगा था कि वो इस विभाग के अंदर काम करें, क्योंकि उनको पता था अगर इस विभाग में काम करेंगे तो उनकी जो ऊपर की जो आय है वो काफ़ी ज़्यादा होगी, ऊपर की कमाई जो होगी, इस वजह से वो अमीर बन सकते हैं, उनके पास ज़्यादा पैसा आ सकता है। उसकी लालच आ चुकी थी मन में, सभी के मन के अंदर। लेखक कहते हैं कि
उस दौर में लोग महत्वपूर्ण विषयों के बजाय प्रेम कहानियों व श्रृंगार रस के काव्यों को पढ़कर भी उच्च पद प्राप्त कर लेते थे। मतलब कि जैसे उच्च पद प्राप्त करने के लिए काफ़ी ज़्यादा मतलब कि पढ़ाई करनी पड़ती थी, लेकिन उस समय में क्या हो रखा था कि मतलब कि श्रृंगार रस और काव्यों को पढ़कर ही लोग उच्च पद को प्राप्त कर लेते थे। और उसी समय में इस चैप्टर के अंदर जो मेन कैरेक्टर है आपका वो है मुंशी वंशीधर का है। उनको क्या था कि उनको नौकरी की ज़रूरत थी, बहुत ज़्यादा तलाश थी, और उनके पिताजी चाहते थे कि इनकी जो नौकरी है वो नमक विभाग के अंदर लग जाए, क्योंकि उनको पिताजी को पता था कि अगर वो नमक विभाग में लग जाएंगे तो इनकी जो ऊपर की जो कमाई होगी वो काफ़ी ज़्यादा होगी। उनके पिताजी को उस चीज़ का लालच था कि अगर मुंशी वंशीधर अगर उस विभाग में लग जाते हैं, नमक विभाग में, तो उनसे वहाँ की ऊपरी कमाई काफ़ी ज़्यादा होगी। ठीक है, उनके पिता कहते हैं कि मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है जिससे सदैव प्यास बुझती रहती है। मतलब जो ऊपरी आय है उससे हमेशा प्यास बुझती रहती है, लेकिन जो मासिक वेतन है वो एक दिन का चांद है जो मतलब कि धीरे धीरे क्या हो जाता है, लुप्त हो जाता है, वो घट जाता है। और इसी वजह से मतलब कि ऐसा मतलब कि भाग्यवश ऐसा होता है कि उन्हें नमक विभाग में नौकरी भी मिल जाती है। जो मुंशी जी हैं उनको उस जगह पे नौकरी भी मिल जाती है जिसमें ऊपरी की कमाई स्रोत अच्छा है। और ये बात जब पिताजी को पता चलती है तो बहुत खुश होते हैं। जब उनके पिताजी को ये बात पता चलती है कि उनकी नौकरी नमक विभाग में लग चुकी है तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि हाँ अब हमारे घर में भी ऊपर की कमाई आएगी, अब कोई कमी नहीं रहेगी। इस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। 6 महीने अपनी कार्यकुशलता के कारण अफसरों को प्रभावित कर लिया था। जो मुंशी जी थे उन्होंने अपने जो कार्यकुशलता थी उस वजह से जितने भी अफसर लोग थे उन लोगों को उन्होंने प्रभावित कर लिया था। ठंड के मौसम में वंशीधर दफ्तर में सो रहे थे। जो मुंशी जी थे वो ठंड के मौसम में वहाँ पे अपने दफ्तर के ही अंदर सो रहे थे। यमुना नदी पर बने नाव के पुल से गाड़ियों की आवाज़ सुनकर वह उठ गए। जब गाड़ियों की आवाज़ आती है उन्हें तो क्या हो जाते हैं, वो उठ जाते हैं। पंडित आलोपिदान इलाके के प्रतिष्ठित जमींदार थे। जो पंडित जी थे वो जमींदार थे काफ़ी बड़े इलाके के। जब जांच की तो ये पता चला कि गाड़ी में नमक के थैले पड़े हुए हैं। जब उनकी गाड़ी की जांच की जाती है उन लोगों के द्वारा तो ये पता चलता है कि उनकी गाड़ी के अंदर नमक के थैले पड़े हुए हैं, जो एक कानूनी अपराध था नमक के लिए, क्योंकि हमें क्या देना था, टैक्स देना था उस समय में। ठीक है, वो मतलब चोरी छुपे उस चीज़ को ले जा रहे थे। जो पंडित जी होते हैं वो वंशीधर को रिश्वत लेकर गाड़ी छोड़ने को कहते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, उस चीज़ को वो साफ मना कर देते हैं कि नहीं मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं रिश्वत नहीं लूँगा। ठीक है, और इस वजह से क्या होता है आगे, जो पंडित जी होते हैं उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है क्योंकि उनके अंदर क्योंकि उन्होंने क्या कर रखा था, उन्होंने गाड़ी के अंदर नमक के थैले भर रखे थे। इसी वजह से उनको जो पुलिस होती है वो गिरफ्तार कर लेती है। ठीक है, उनको जब कोर्ट के सामने जब पेश किया जाता है तो जो वो थे वंशीधर, उनके पास तो कोई भी गवाह नहीं होता है, उनके पास अपना सत्य ही होता है कि वो जानते हैं कि जो मैं बोल रहा हूँ वो सत्य है, वो सच है, उसके सिवा उनके पास और कोई गवाह नहीं होता है। लेकिन जो पंडित जी होते हैं उनके पास वकील गवाह मतलब सभी लोग होते हैं, उनके पक्ष में सब बोल रहे होते हैं कि हाँ ये बेगुनाह है, और वो उनको छोड़ भी दिया जाता है। जो पंडित जी को सबूतों के अभाव की वजह से रिहा कर दिया जाता है। ठीक है, उनको कोर्ट से क्या कर दिया जाता है, रिहा कर दिया जाता है, क्योंकि उनके खिलाफ कोई भी ठोस सबूत नहीं मिलता है। इसी वजह से पंडित जी ने बाहर आकर पैसे बांटे और वंशीधर को व्यंग बाण का सामना करना पड़ा। जो वंशीधर होते हैं उनको लोगों की व्यंग को सुनना पड़ा और उनको इसी वजह से इसी दंड के स्वरूप में उनको उनकी नौकरी से भी निकाल दिया जाता है। ठीक है, क्योंकि पंडित जी के लिए कोई ठोस सबूत भी नहीं मिला, उनको जेल भी नहीं हुई और उनकी नौकरी भी चली गई। लेकिन उनको कोई गम नहीं होता, उनको पता है कि जो मेरा जो सच है वो मेरे साथ है, वो सही है, क्योंकि उनको अंदर से कोई भी गिल्ट नहीं है कि हाँ मैंने कुछ गलत करा है। उन्होंने तो ऐसा कुछ गलत नहीं करा था, जो सच था उन्होंने वही कहा। वो जब साबित नहीं हो पाया तो वो उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आगे क्या होता है, उन्होंने कहा मैंने कितने अधिकारियों को पैसे के बल पर खरीदा है लेकिन ऐसा कर्तव्यनिष्ठ नहीं देखा। ये कौन कहता है, ये पंडित जी कहते हैं जब वो उनके घर में आते हैं मुंशीधर के, कि मतलब कि उनके घर में आकर उनके पिताजी से कहते हैं कि मैंने ऐसा कर्तव्यनिष्ठ किसी भी व्यक्ति को नहीं देखा है। पंडित जी
वंशीधर की कर्तव्यनिष्ठ के कायल हो गए। वंशीधर ने पंडित जी को देखा तो उनका सम्मान पूर्व आदर सत्कार किया। जब उनको वो देखते हैं पंडित जी को तो उनका वो सत्कार करते हैं। उन्हें लगा कि पंडित जी उन्हें लज्जित करने आए हैं, मतलब कि उनकी बेइज्जती करने आए हैं, उन्हें ऐसा लगता है। लेकिन उनकी बात सुनकर आश्चर्यचकित हो गए और उन्होंने कहा कि पंडित जी कहेंगे वही करूँगा। जो वंशीधर होते हैं वो क्या कहते हैं, जो पंडित जी कहेंगे मैं तो वही करूँगा। पंडित जी ने मतलब क्या कहा, स्टैंप लगा दिया, एक पत्र पर स्टैंप लगा दिया और वो पत्र क्या था, उनकी ज़मीन के मैनेजर के लिए उनको नियुक्त कर लिया गया। क्योंकि पंडित जी उनसे काफ़ी ज़्यादा खुश हो गए थे कि मतलब जो वंशीधर हैं वो एक ऐसे इंसान है जो किसी के भी मतलब कि रिश्वत देने पे अपने उस जुबान से पलटेंगे नहीं, जो सच है उसी का साथ देंगे। इसी वजह से उनके वो कायल हो जाते हैं। ठीक है, वो उनको अपनी ज़मीनों के लिए नियुक्त कर लेते हैं। आगे क्या होता है, वंशीधर की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने क्या कहा, वह इस पद के काबिल नहीं है। पंडित जी ने कहा, मुझे ना काबिल व्यक्ति की चाहिए जो धर्मनिष्ठ से काम करे। मुझे मतलब कि ऐसा ही व्यक्ति चाहिए जो अपनी धर्मनिष्ठ से काम करे, जो सच है हमेशा उसका साथ दे और हमेशा मतलब कि रिश्वत ना ले और मतलब हमेशा सच्चाई का साथ दे। मुझे ऐसा ही व्यक्ति चाहिए, ऐसे ही व्यक्ति की तलाश है मुझे। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे जो फर्स्ट जो हमारा वो है साप्रसंग व्याख्या, वो हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। जो हमारी सेकंड है उसको हम पहले पढ़ लेते हैं। यहाँ पे जो हमारी अथवा में है, आपको इनमें से एक ही करनी होगी, मैं आपको यहाँ पे दोनों करवा रही हूँ। जो हमारा सेकंड है उसको पढ़ते हैं। उसने तो अपने किए का फल पा लिया, पर मैं समस्या का समाधान नहीं पा सकी। इस बार की असफलता ने तो बस मुझे रुला ही दिया। अब तो इतनी हिम्मत भी नहीं रही कि एक बार फिर मध्यम वर्ग में अपना नेता उत्पन्न करके फिर से प्रयास करती। इन दो हत्याओं के भार से ही मेरी गर्दन टूटी जा रही है और हत्या का पाप ढोने की ना इच्छा थी ना शक्ति ही। और अपने सारे अह को तिलांजलि देकर बहुत ही ईमानदारी से मैं कहती हूँ, मैं हार गई हूँ, बुरी तरह हार गई। अभी आप इसको पढ़कर पता लगा सकते हो कि हमारी कौन सी कविता से ली गई है। ये हमारी मैं हार गई हूँ कविता से ली गई है, जो हमारी मन्नू भंडारी ने लिखी है। ठीक है, इसकी अब हम साप्रसंग व्याख्या करते हैं। हम जो है यहाँ से हमारी इसकी व्याख्या है जो किसकी द्वारा लिखी गई है, मन्नू भंडारी द्वारा लिखी गई है। तो इसको हम पढ़ते हैं। मैं हार गई कहानी स्वतंत्र उत्तर भारत के राजनीतिक परिदृश्य को, राजनीति और राजनेताओं के चरित्र को स्पष्ट करने वाली कहानी है। जो ये कहानी है जो मैं हार गई, उसके अंदर जो राजनेता होते हैं हमारे, उनके दोगलेपन को दिखाया गया है कि उनका जो असली व्यक्तित्व होता है वो लोगों के सामने नहीं दिखाते हैं। वो अपने चेहरे के ऊपर एक मुकुट लगा के रखते हैं और जो उनके पीछे की जो असलियत होती है उसको वो कुछ छुपा के रखते हैं और लोगों के सामने काफ़ी अच्छा इंसान बनकर दिखाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर हमें यही बताया गया है। इसमें राजनीति के दलदल राजनेताओं के दोगले चरित्र को जिस प्रकार व्यंजित किया गया है वह स्थितियां आज भी वैसी ही हैं। और जिस तरीके से उस समय में जो राजनेताओं के बारे में बताया गया है वैसे ही राजनेता आज भी पाए जाते हैं। जैसे आप आज भी देखते होंगे कि काफ़ी सारे ऐसे राजनेता होते हैं जो लोगों के सामने अपने जो चरित्र होता है उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते हैं कि मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। वो लोगों से वादे करते हैं चुनाव के समय में, मैं ऐसा करके दूंगा, मैं वैसे करके दूंगा, लेकिन वो उनका दोगला चरित्र होता है। जो उनका असली जो चरित्र होता है वो उसको छुपा के रखते हैं, अपने मुंह के ऊपर एक मुकुट लगा के रखते हैं। मन्नू भंडारी की यह कहानी भारतीय राजनीति के वातावरण और मूल्यबोध से संबंधित कथानक के आधार पर रची गई कहानी है। लेखिका एक कवि सम्मेलन में जाती हैं। वहाँ एक हास्य कवि अपनी कविता बेटे का भविष्य सुनाते हैं। जब वो एक कवि सम्मेलन में जाती हैं, वहाँ के जो हास्य कवि होते हैं वहाँ पे वो अपनी कविता सुनाते हैं बेटे का भविष्य। इस वाली कविता में ये होता है कि एक जो पिता होते हैं वो अपने बेटे के भविष्य जानने के लिए एक काम करते हैं। वो काम क्या करते हैं, उसके जो कमरे के अंदर एक अभिनेत्री की तस्वीर को लगा देते हैं और एक शराब की बोतल भी रख देते हैं और साथ में ही उसके गीता की जो किताब होती है उसको भी रख देते हैं। वो देखना चाहते हैं कि वो उनका जो बेटा होता है वो इन तीनों चीज़ों में से देखकर किसको ज़्यादा खुश होता है या किसको चुनता है, वो ऐसा देखना चाहते थे इस कविता के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो जब वो छिप कर अपने बेटे को देख रहे होते हैं, जब उनका बेटा जो होता है जब वो रूम के अंदर आता है, कमरे के अंदर आता है, तो जो अभिनेत्री की जो तस्वीर लगी हुई थी उसको देखकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है ना, खिल जाता है। फिर वो जब आगे बढ़ता है तो
क्या करता है, उसकी जो शराब की बोतल रखी हुई है उस बोतल में से उसमें से 4 घूंट को मतलब पी लेता है। यहाँ पे थोड़ी मतलब कि मिस्टेक हो गई, टाइपिंग मिस्टेक। वो शराब की बोतल में से 4 घूंट को पी लेता है। फिर थोड़ी देर बाद क्या करता है, मुंह पर अत्यंत गंभीरता के भाव को लाकर बगल में गीता दबाए हुए बाहर निकलता है। मतलब जैसे होता है ना कि जैसे कि कोई झूठ बोल रहा होता है या किसी ने कुछ गलत काम कर दिया है, तो लोगों के सामने इस तरीके से अपने फेस को एक्सप्रेशन बना के जाते हैं कि उन्होंने कुछ करा ही नहीं गलत काम। उसने अंदर क्या कर लिया, उसने शराब भी पी ली, उस अभिनेत्री को देख के खुश भी हो गया, उसको मतलब कि उसने एक मतलब उसकी अभिनेत्री की तस्वीर को वो चूमता भी है, लेकिन लोगों के सामने जब वो जा रहा है तो क्या कर रहा है, उस गीता को उसने अपने बगल में दबाकर अपने फेस पर एक गंभीरता का भाव लाकर वो लोगों के सामने गया। मतलब यहाँ पे एक राजनेता पर व्यंग किया गया है। ऐसे राजनेता होते हैं कि वो अपने पीठ पीछे, लोगों के पीठ पीछे कुछ और काम कर रहे होते हैं, लेकिन सच्चाई और अच्छाई की मतलब जो उसको अपने चरित्र में दिखाकर लोगों के सामने वैसे आते हैं कि वो बहुत अच्छे हैं। बाप बेटे के इस करतूत को देखकर उसके भविष्य की घोषणा करता है, ये साला तो आजकल का नेता बनेगा। मतलब ये इस जो हास्य कवि ने जो अपनी कविता बताई थी बेटे का भविष्य, उसमें बताया गया है कि उसके पिताजी क्या कहते हैं, जो उनका बेटा जो है वो आजकल का नेता बनेगा। जैसे आजकल के नेता होते हैं कि उनके खाने के दांत कोई और से होते हैं, दिखाने के दांत कोई और से होते हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि हाथी के दिखाने के दांत तो कोई और से हैं और खाने के दांत कोई और से हैं, तो इसी तरीके से राजनेता भी होते हैं कि लोगों के सामने दिखाते तो कुछ और हैं लेकिन होते तो कुछ और हैं। लेखिका चुनौती के रूप में एक आदर्श पात्र से संपन्न कहानी के निर्माण का संकल्प कर रही है। लेखिका उसकी लाख कोशिशों के बाद भी सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और पारिवारिक परिवेश और वातावरण के दबाव में पात्र का विकास आदर्श स्थिति की ओर नहीं हो पाता है। ठीक है, उनकी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। वो चाहती हैं कि वो एक ऐसे आदर्श नेता का मतलब कि बताएं लोगों को, क्योंकि उनके पिताजी खुद एक राजनेता होते हैं। जब ये सारी बातें हो रही होती हैं, कहानी जो कविता जो सुनाते हैं एक हास्य कवि, तो उनको ऐसा लगता है कि वो सारी बातें उनके पिताजी के लिए कही गई हैं, क्योंकि उनके पिता भी खुद एक राजनेता हैं। इसलिए वो चाहती थी कि वो एक आदर्श नेता को दिखाएं कि एक नेता भी अच्छा होता है जो लोगों के लिए भलाई के लिए काम करता है। ठीक है, इसीलिए वो एक अच्छे नेता को बनाने के लिए कोशिश करती हैं। उसके लिए वो काफ़ी नेताओं को चुनती हैं, लेकिन उसके अंदर वो फेल हो जाती है। इसलिए इस कविता का नाम ही यही है कि मैं हार गई। ठीक है, ये परिस्थितियाँ नेता की ही नहीं पूरे देश के साक्षात कराती है। हमारे आंखों के सामने एक नाटक की भांति सब कुछ क्रमवार उपस्थित होता है। अमीर, गरीब और मध्यम वर्ग अपनी अपनी समस्याओं में उलझे हुए हैं। सभी लोग की अलग अलग परेशानियां हैं, सभी लोग अपनी अपनी परेशानियों में उलझे हुए हैं। जब कोई भी जो व्यक्ति होता है, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो, अगर वो जब पद पर बैठ जाता है तो वो भोग विलासी हो जाता है। भोग विलासी यानी उसके मन में लालच आ जाता है और भी पैसा कमाने का और ऊंचे पद पे जाने का, उसके मन के अंदर लालच आ जाती है। तो यही इस कविता में बताया गया है कि जब कोई भी व्यक्ति, किसी भी, चाहे वो अमीर व्यक्ति हो या चाहे वो गरीब व्यक्ति हो, अगर कोई व्यक्ति अमीर वर्ग से आता है और वो राजनेता बनता है, जब भी वो चाहता है कि और ऊंचाइयों पर जाकर और पैसे को कमाए और मतलब वो भोग विलासी हो जाता है, उसको जनता के लिए कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। और चाहे वो गरीब व्यक्ति हो, जब भी ऐसे ही होता है, जब वो ऊंचे पद पे बैठ जाता है उसके अंदर घमंड आ जाता है ना। ऐसे ही इन दोनों चरित्र को मतलब कि वो क्या करती है, जो लेखिका है मन्नू भंडारी हैं, वो उसको मतलब व्यक्त करती हैं, लेकिन उन दोनों में ही वो कामयाब नहीं हो पाती हैं और उसमें वो फेल हो जाती हैं। इसलिए वो आखिर में कहती हैं कि मैं हार गई, क्योंकि उनकी पिताजी की भी मौत हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, और उनकी जो दादी होती है उनकी भी मृत्यु हो जाती है, जिस वजह से वो खुद इतनी परेशान हो जाती हैं अपनी जीवन के अंदर कि वो कुछ भी नहीं कर पाती हैं। वो ऐसे नेता को नहीं बना पाती हैं जो लोगों के लिए सेवा कर सके, लोगों की भलाई करे। जनता के लिए जो काम करना है राजनेताओं को, वो नहीं करते हैं राजनेता, और सिर्फ अपने भोग विलास के लिए वो काम करते हैं। अपने मतलब स्वार्थ के लिए लोग क्या, जो राजनेता होते हैं वो काम करते हैं। तो इस वाले जो व्याख्या में आपको यही बताया गया है, मैंने आपको बिल्कुल ब्रीफली में बता दिया है। अगर आपको इस डीपली में इसको समझना है तो आप इस नोट्स को अगर जब पढ़ोगे तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। इस नोट्स का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? हिंदी नाटक की विकास की यात्रा को स्पष्ट करना है। जो हिंदी का नाटक है उसकी विकास यात्रा को हमें बताना है। इसके सभी कालों को हमें अच्छी तरीके से बताना होगा, कैसे इसका विकास हुआ, कैसे इसका उद्भव हुआ। ठीक है, हिंदी को
उत्तराधिकार रूप में संस्कृत तथा प्रकृति की प्रचुर नाटक साहित्य की संपत्ति प्राप्त थी। जो हिंदी है वो किसका रूप है? संस्कृति और प्रकृति दोनों ही एक भाषा है। प्राकृतिक भाषा पहले बोली जाती थी और संस्कृत भाषा भी पहले बोली जाती थी। इन दोनों की ही मतलब कि एक संपत्ति प्राप्त है किसको? हिंदी को। ठीक है। क्या होता है, हिंदी का अच्छी तरीके से विकास नहीं हो पाता है जब भारत हिंदू युग से पहले, तथा 19वीं शताब्दी से पूर्व हिंदी का पूर्ण तरीके से विकास नहीं हो पाता है। क्यों? मुसलमानों के आक्रमण के कारण राजनीतिक अशांति और उथल पुथल रही। उस समय में क्या था कि भारत के ऊपर मुसलमानों का आक्रमण हो गया था, जिस वजह से हिंदी का पूर्ण तरीके से विकास नहीं हो पाया था। पूरे मतलब कि राजनीति में क्या हो चुका था, राजनीति में समाज में क्या हो चुका था, पूरी उथल पुथल हो रही थी, जिस वजह से हिंदी का विकास नहीं हो पाया था। इस्लाम धर्म के प्रतिकूल होने के कारण नाटकों को मुगल काल में उस प्रकार का कोई प्रोत्साहन नहीं मिला, क्योंकि जो हिंदी नाटक था वो मुगल काल के मतलब इस्लाम के बिल्कुल प्रतिकूल था। इस वजह से ही मुगल काल के अंदर क्या हुआ कि हिंदी को विकास करने के लिए कोई भी प्रोत्साहन नहीं मिला, जिस वजह से क्या हुआ, हिंदी का पूर्ण तरीके से विकास नहीं हो पाया। और वो उसका विकास बाद में जब भारतेंदु जी का युग आया उस समय में हुआ। मुगल शासन के 200-250 वर्षों में भारतीय परंपरा की अभियानशालाओं अथवा प्रेक्षागारों का सर्वथा लोप ही हो गया था। मतलब पूरी तरीके से वो लुप्त हो चुके थे जब मुगल शासन का, भारत के ऊपर जब मुगल शासन चल रहा था उस समय जो भारत के अंदर जो परंपरा चली आ रही थी, अभियानशालाओं, जो नाटक वगैरह लिखे जाते थे, दिखाए जाते थे हिंदी के नाटक, उन सब का पूरी तरीके से लोप हो चुका था। मतलब पूरी तरीके से लुप्त हो गए थे, छुप गए थे। और बाद में क्या होता है, भारतेंदु जी से पूर्व हिंदी नाटक की कला अविकसित ही रही, मतलब उसका पूरा विकास नहीं हो पाया, वो अविकसित रही। इसको हमारे 5 कालों में डिवाइड किया गया। जो सबसे पहला है वो हमारा वो कौन सा है? पूर्व भारतेंदु युग। सन 1867 से पूर्व का जो पूरा काल रहा है वो हमारा पूर्व भारतेंदु युग था। जो हमारा सेकंड रहा है वो कौन सा है? भारतेंदु युग। 1867 से लेकर 1905 तक का जो पूरा काल था वो हमारा भारतेंदु युग का था। संक्रांति युग जो था हमारा 1905 से लेकर 1915 का काल रहा हमारा। प्रसाद युग जो हमारा था सन 1915 से लेकर सन 1934 तक रहा। और प्रसादोत्तर युग यानी जो प्रसाद के बाद का जो युग रहा हमारा सन 1934 का जो काल था वो हमारा। अब हमें क्या करना है, इन सभी कालों को हमें एक एक करके पूरी अच्छी तरीके से पढ़ना है कि हमारे इस काल में क्या क्या बातें रही, क्या क्या हुआ, उसको हमें जो उसका पूरा विकास है नाटक का उसको हमें पढ़ना है। तो सबसे पहला हमारा कौन सा था? पूर्व भारतेंदु युग। भारत में अंग्रेजी का प्रभुत्व स्थापित होने पर उन्होंने अपनी सुविधा के लिए यहाँ अनेक वस्तुओं को आरंभ किया। अंग्रेज जब शासन करने लगे थे भारत के अंदर, उन्होंने क्या करा, अपनी सुविधा के लिए यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें बनाई अलग अलग तरीके की। उन्होंने अपने मनोरंजन के लिए क्या करा, अभियानशालाओं का संयोजन किया, मतलब उनको बनवाया। मुगल काल में क्या हुआ था, अभियानशालाओं को मतलब लुप्त कर दिया गया था, मतलब पूरी तरीके से वो गायब हो चुके थे। लेकिन अंग्रेजों ने क्या करा, उनको दोबारा से बनवाया। अभियानशालाओं का मतलब क्या होता है? थिएटर, मतलब जैसे आज के समय में जैसे हम थिएटर कहते हैं वो होता है अभियानशाला। ठीक है। जो पहला हमारा थिएटर बना था वो प्लासी के युद्ध से पूर्व कलकत्ता में बन गया। तो प्लासी का जो युद्ध हुआ था हमारा उससे पहले ही कलकत्ता के अंदर जो अभियानशाला थी, जो हमारा थिएटर था वो बन चुका था। और जो दूसरा हमारा थिएटर बना था वो 1795 ईस्वी में लैफेड फेयर नाम से खुला था। इस नाम से जो हमारा दूसरा जो थिएटर था वो खुला था। फिर उसके बाद क्या होता है, पाश्चात्य नाट्य कला के संपर्क में सबसे पहला बंगाल आया। जो पाश्चात्य नाटक कला यानी जो पश्चिमी नाटक की कला है उसके संपर्क में, उसके प्रभाव में सबसे पहला जो क्षेत्र था भारत का वो सबसे पहला कौन सा आया, वो हमारा बंगाल आया। ठीक है। इसके बाद क्या होता है हमारा, भारतेंदु युग से पूर्व नाटकों को नाटक की दृष्टि से सफल नहीं कहा जा सकता है। मतलब कि जो भारतेंदु युग से जो भी पूर्व जो भी नाटक रचे गए थे उनको हम सफल नहीं कह सकते हैं कि वो पूरी तरीके से विकसित नहीं हुए थे, वो अविकसित हमारे क्या थे, नाटक थे। ठीक है। जब भारतेंदु को जब युग आया था उसके बाद ही इसको विकसित हम कह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी अच्छी तरीके से विकास कर लिया था। हिंदी नाटकों का सूत्रपात संस्कृत की परंपरा से हुआ था। जो हिंदी के नाटक का जो सूत्रपात होता था, मतलब उनको लिखा जाता था वो संस्कृत से ही लिखा जाता था। ये कुछ जो हाईलाइटेड पॉइंट है वो आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उनको आपको लिखना ही लिखना है। बाकी डीपली के लिए आपको इस नोट्स को परचेज करना पड़ेगा, जिनका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है। अब हम अपने नेक्स्ट पे आते हैं। जो हमारा नेक्स्ट जो काल था वो हमारा कौन सा था, हमारा सेकेंड वाला भारतेंदु युग। हिंदी नाटकों की अवांछित परंपरा भारतेंदु
जी से ही शुरू होती है। मतलब कि जो इसकी शुरुआत होती है हिंदी नाटक की वो हमारी भारत हिंदू युग से ही कहते हैं हम। प्राचीन परंपराओं का त्याग होने लगा था। इस काल में क्या होने लगा था भारत हिंदू के युग में कि जो प्राचीन परंपरा चली आ रही थी उसका त्याग होने लगा था। नाटकों पर अब क्या होने लगा था, बंगाल तथा फारसी नाटक शैली की छाप है। मतलब अब उनके जो जितने भी वो नाटक लिखते थे उसके ऊपर बंगाल फारसी नाटकों की शैली जो होती थी उसके अकॉर्डिंग उन नाटकों को वो लिखते थे। उन्होंने इन शैलियों को जानबूझकर ग्रहण किया हो ऐसी बात नहीं है, पर इतना तो अवश्य है कि वे किसी न किसी रूप में उनसे प्रभावित अवश्य रहे और उसी दृष्टि से उन्होंने अपने नाटकों को रंगमंच के उपयुक्त बनाने का प्रयत्न किया। ठीक है, वो किससे, बंगाल और फारसी से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे, इसलिए उन्होंने उसी के अकॉर्डिंग अपने नाटकों को लिखा और रंगमंच पर उन्हें प्रस्तुत किया। आगे क्या होता है हमारा, भारत हिंदू के नाटकों में पाश्चात्य परंपरा अछूती ना रहे। जो भारत हिंदू जी थे उनकी जो जितने भी नाटक थे वो भी पाश्चात्य परंपरा जो पश्चिमी देशों की जो परंपरा है उससे वो अछूती नहीं रह पाए। कुछ हद तक वो भी उनसे प्रभावित हुए थे। पाश्चात्य जितने भी हमारे नाटक थे उनसे प्रभावित हुए। इस युग में क्या हुआ था, अंग्रेजी बंगला और सांस्कृतिक के नाटकों को सफल अनुवादित हुआ। अनुवाद यानी उनको ट्रांसलेट किया गया इसके अंदर नाटकों को। भारत तेंदु जी ने सन 1925 ईस्वी में प्रथम अनुदित नाटक विद्या सुंदर हिंदी को दिया। ठीक है, उन्होंने 1925 में क्या करा था, प्रथम अनुदित नाटक विद्या सुंदर हिंदी को दिया था। इन्होंने ये नाटक को लिखा था। ठीक है, और भी काफ़ी सारे नाटकों को उन्होंने लिखा था, जैसे इनके नाम आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, प्रेम योगिनी, सत्य हरिश्चंद्र, चंद्रावली, भारत दुर्दशा, ये काफ़ी और भी उनकी जो है नाटकों के नाम है। अंधेर नगरी, ये तो आप इसी बुक के अंदर पढ़ोगे। तो ये सारे उन्होंने क्या करे, और भी नाटकों को उन्होंने लिखा। भारत तेंदु जी ने समकालीन लेखकों में बद्री नारायण प्रेमघन का भारत सौभाग्य, प्रताप नारायण मिश्र के काली प्रभाव, गो संकट, लिया तेल, हमारी हाट, चढ़े न दूजी बार, ऐसे कई और भी उन्होंने नाटक लिखे। किने, बद्री नारायण ने, जो इनके क्या थे, समकालीन थे। समकालीन का मतलब क्या था, जो उनके इन्हीं के काल में जो दूसरे लेखक थे वो हमारे कौन थे, बद्री नारायण थे। उन्होंने ही इन सबको लिखा था। ये उनके नाटकों के नाम है। ठीक है, जो कौन थे, उन्हीं के समकालीन लेखक थे। आगे क्या होता है, सन 1898 में ईस्वी में लाला सीताराम ने कालिदास के मालविगिन मित्र का हिंदी अनुवाद किया। जो सीताराम थे उन्होंने कालिदास के क्या करा था, उन्होंने उसको हिंदी में अनुवाद कर दिया था। ठीक है, ये हमारा सबको कब हो रहा है, जो भारत हिंदू जी का युग चल रहा था उस समय में हो रहा। उस समय किसका विकास हो रहा है, उस समय में नाटक का विकास हो रहा है। उस समय में अलग अलग तरीके के नाटक लिखे जा रहे हैं। उन नाटकों के नाम आपको यहाँ पे दे रखे हैं। आपको इनमें से सिर्फ 5-6 नाटकों को याद करना होगा। इसके अंदर हमने काफ़ी सारे आपको बता रखे हैं, उसमें से जो आपको इजी लगता है आप उन्हीं नाटकों को याद करके अपने एग्जाम में लिख सकते हो। सभी को लिखना ज़रूरी नहीं है, सिर्फ 5-6 आप याद करके जाते हो तो वो आपके लिए बेटर रहेगा। भारत हिंदू युग में नाटकों के प्राचीन विषयों की पुनरावृत्ति ही नहीं हुई। मतलब कि जितने भी पुराने जो भी विषय थे उनको दोबारा से दोहराया नहीं गया, नवीन विषयों को भी जन्म दिया। मतलब जितने भी नए विषय थे उनको ही जन्म दिया गया, उन पे ही मतलब नाटक लिखे गए, पुराने विषयों को छोड़ दिया गया। अब हमारा कौन सा आ जाता है, हमारा आ जाता है अब जो नेक्स्ट जो हमारा युग था वो किसका युग था, हमारा संक्रांति युग। ठीक है, संक्रांति युग में क्या था, प्रसाद युग के आरंभ होने के पहले ये 10 वर्ष का काल बड़ा महत्व का है। जब प्रसाद युग से पहले जो काल आया था वो हमारा संक्रांति युग आया था, और वो 10 साल के अंदर जितने भी नाटक लिखे गए वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण थे। इस युग में क्या हुआ था, भारत हिंदू युग के नाटक के साहित्य से कई बातों से भिन्न हो गया। जब संक्रांति युग आया था इस समय जो भारत हिंदू का युग जो चला आ रहा था, जो उस समय में जो जितने भी नाटक लिखे गए थे और जो साहित्य लिखे गए थे उनसे काफ़ी ज़्यादा अलग था ये युग। इस समय में काफ़ी नाटकों को अलग अलग तरीके से लिखा गया था। में क्या हुआ, जितने भी पुरानी कथाएं थी, जो पुराणों से ली गई कथाएं थी, जो पुरानी कथाएं थी, उन नाटकों को लिखे गए। उनमें जो कौन कौन से नाटक लिखे गए वो हमारे ये नाटकों के नाम दे रखे हैं। ये नाटकों को लिखा गया था हमारी कौन से युग में, संक्रांति युग के अंदर। ठीक है, और इस संक्रांति युग में अनुवादित नाटकों की परंपरा भी चलती रही। अंग्रेजी बंगला और संस्कृति से सफल अनुवाद होते रहे। इसमें भी क्या हुआ, अंग्रेजी बंगला और संस्कृति में नाटकों को अनुवाद किया गया, मतलब उनको ट्रांसलेट किया गया।
पारसी नाटक हमारे सामने आए। पारसी नाटक कंपनियों ने आकर्षक और मनोरंजक बनाकर हमारे सामने अपने नाटक उपस्थित किए। इस समय में ही, संक्रांति युग में ही क्या हुआ, जितने भी पारसी नाटक हुआ करते थे वो भी सामने आए। वो काफ़ी ज़्यादा आकर्षक हुआ करते थे, जो लोगों का खूब मनोरंजन करते थे, वो भी उस समय में उपस्थित हुए। अब नेक्स्ट नेक्स्ट युग वो हमारा कौन सा है, वो हमारा है प्रसाद युग। प्रसाद जी ने हिंदी नाटकों को एक नई दिशा तथा नई गति प्रदान करी। उन्होंने एक अलग ही तरह की मतलब कि नाटकों को लिखा, उन्होंने एक नई गति को प्रदान कर दिया नाटक के युग में। उनके मौलिक नाटकों ने न केवल लोगों के बंगला के प्रति आकर्षक का ही समन किया, वरन उच्च कोटि का नाट्य सहित भी हिंदी को दिया। मतलब लोगों को जो बंगला की तरफ भी आकर्षक किया और भी तरीके से लोगों को नाटक के प्रति उनको आकर्षक किया लोगों को। प्रसाद युग नाट्य सहित की कई धाराओं को लेकर सामने आया। जो प्रसाद युग था वो अलग अलग धाराओं को लेकर लोगों के सामने आया। कई तरह के नए नए नाटकों को उस समय में लिखा गया। इस प्रकार भारतेंदु काल में जिन नाटकीय प्रवृत्तियों का बीजारोपण हुआ था, बीजारोपण यानी जिन नाटकों को बोया गया था, उनका क्या हुआ, संधि काल में अंकुरित होकर प्रसाद युग में नवीन चेतना और नवीन विचारधाराओं को लेकर आगे बढ़ी। जो प्रसाद युग था उस समय में क्या हुआ, जो भारतेंदु जी के समय में जिन भी प्रवृत्तियों, जिन भी नाटकों का बीजारोपण हुआ था, जिनको मतलब बोया गया था, है ना, जिनकी नींव रखी गई थी, वो आप क्या हो चुके थे, वो अंकुरित हो चुके थे, मतलब पूरी तरीके से फैल चुके थे। अब इन्हीं के अनुसार क्या हो रहा था, प्रसाद जी के युग में नाटक को लिखा जा रहा था। प्रसाद युग में नाटकों पर शेक्सपियर की नाटक कला का विशेष प्रभाव था। शेक्सपियर कौन है, जो हमारे पश्चिमी सभ्यता के मतलब एक लेखक हैं, वो हैं। हिंदी के नाटककारों को प्रारंभ में संस्कृत नाट्य संहिता से जो प्रेरणा मिली, वह भारतेंदु काल में पाश्चात्य नाट्य कला से आंशिक रूप में प्रभावित होकर प्रसाद युग में एकदम बदल गई। जितने भी हमारे नाटक हुआ करते थे हिंदी के, उनको शुरू में जो संस्कृत थी उससे मतलब की प्रेरणा मिली थी, और भारतेंदु के युग में क्या होता है, उसे पाश्चात्य से मतलब की प्रेरणा मिली थी। जितनी भी हमारी रूढ़िवादी प्रथाएं होती थी उस समय में, उनको हटाकर जो जितने भी नाटक लिखे गए थे वो हमारे प्रसाद जी के युग में ही लिखे गए थे। भारतेंदु जी जहाँ अपने युग के नेता थे, वहाँ प्रसाद जी अपने युग के नेता ना हो सके। मतलब भारतेंदु जी क्या थे, अपने युग के नेता हुआ करते थे, सबसे ऊपर जो उस समय नाम आता था, लेकिन उस समय प्रसाद जी का अपने युग के अंदर नाम ना आ सका, लेकिन वो आज के समय में काफ़ी प्रसिद्ध और फेमस हम कह सकते हैं कि नाटककार थे, जो काफ़ी ज़्यादा फेमस थे। इनके नाटक आज भी काफ़ी जगहों पर मतलब कि प्रचलित हैं। अब कौन सा आता है हमारा जो लास्ट है, प्रसादोत्तर युग। प्रसादोत्तर यानी उनके बाद का जो युग था उस समय, जो हमारा आज का आधुनिक युग है, आज जो चल रहा है वो हमारा प्रसादोत्तर युग ही है वो हमारा, ठीक है। सन 1934 ईस्वी से हिंदी नाट्य साहित्य के आधुनिक युग का प्रारंभ होता है। जो आधुनिक युग का प्रारंभ 1934 से हुआ है, वो जो आज तक चल रहा है। इस युग में नाट्य साहित्य के नवीन प्रयोग, अलग अलग तरीके के मतलब नवीन प्रयोगों को किया गया नाट्य साहित्य में, और अलग अलग क्या हुआ, फ्रॉयड ने सिद्धांतों की धूम मची हुई थी। मतलब अलग अलग सिद्धांतों का प्रयोग करके नाटकों को रचा गया, लिखा गया। इस समय पाश्चात्य साहित्य में एक नवीन युग का प्रारंभ हुआ। इस समय में क्या हुआ था कि जो पाश्चात्य यानी जो पश्चिमी जो साहित्य थे, उनकी जो नवीन युग का प्रारंभ हो चुका था। अब आगे क्या होता है हमारा, इसमें हम देखते हैं जो आधुनिक युग के प्रथम उत्थान काल, जो हमारा आधुनिक युग था, उसका जो पहला हमारा जो काल था वो हमारा 1934 से लेकर 1942 ईस्वी का जो काल था वो था। उसके अंदर क्या था, पौराणिक धारा के अंतर्गत भी लिखे गए उदय शंकर भट्ट की राधा इस क्षेत्र में विशिष्ट रचना थी। इसमें इस समय में क्या होता है, जो हमारी प्रथम जो उत्थान हुआ था इस काल में आधुनिक युग का, उसमें जो हमारी नाटक लिखा गई थी वो हमारी कौन सी थी, राधा, जो किसके द्वारा लिखी गई थी, हमारे उदय शंकर भट्ट के द्वारा लिखी गई थी। उसका काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध हुई थी, उसका अलग ही स्थान रखा गया था उस समय में। और जो हमारी दूसरी उत्थान काल था वो सन 1942 का था। इसके अंदर क्या हुआ था, क्षेत्र में ऐतिहासिक और सामाजिक नाटकों की रचना का विशेष स्थान था। इस समय में कौन कौन सी नाटक लिखे गए थे, ऐतिहासिक और सामाजिक नाटकों को लिखा गया था इसके अंदर, जो हमारा द्वितीय उत्थान काल माना जाता है। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो हमारा क्या है, निबंधों की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। जो हमारे निबंध होते हैं उनके अंदर कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं उस पर हमें
प्रकाश डालना है। निबंध की भाषा विषय के अनुरूप होनी चाहिए। जिस भी विषय पे मतलब कि निबंध को लिखा जा रहा है उसी के अनुसार उसकी जो भाषा है, उसकी जो लैंग्वेज है, उसको लिखा जाना चाहिए। विचारों में परस्पर तारतम्यता होनी चाहिए, मतलब कि जो विचार होने चाहिए, जो थॉट्स होते हैं जो लेखक लिख रहे हैं उसके अंदर सामंजस्य होना चाहिए एक दूसरे में, एक दूसरे से मिलते जुलते होने चाहिए। उसकी भाषा भी अच्छी होनी चाहिए और जो उसके विचार है वो भी एक दूसरे से मिलते हुए होने चाहिए। विषयों से संबंधित सभी पहलुओं पर निबंध में चर्चा की जानी चाहिए। जो विषय है हमारा निबंध का, उससे संबंधित जितने भी निबंध है उस पर चर्चा की गई हो, मतलब कि की जानी चाहिए। ठीक है, आगे कौन से पॉइंट आते हैं हमारे इसके अंदर। निबंध के अंतिम अनुच्छेद में ऊपर कही गई सभी बातों का सारांश होना चाहिए। निबंध के अंदर क्या होना चाहिए, जो भी ऊपर जो हमने बातें पढ़ी उसकी सारांश को लिखा जाना चाहिए। वर्तनी शुद्ध होनी चाहिए तथा उसमें विराम चिन्ह का उचित प्रयोग किया जाना चाहिए। जो बातें हैं मतलब कि जो भाषा है, भाषा वो काफ़ी ज़्यादा शुद्ध होनी चाहिए, इजी होनी चाहिए, ताकि समझ आ सके लोगों को। और उसके अंदर विराम चिन्ह का प्रयोग होना चाहिए। विराम चिन्ह जो हमारा ये वाला होता है ना, उसका प्रयोग होना चाहिए। निबंध लिखते समय शब्दों की सीमाओं का अवश्य ध्यान रखना चाहिए। शब्दों की सीमा यानी कि हमें शब्दों का जो हम चयन करें वो काफ़ी अच्छी तरीके से करना चाहिए, जब जाकर कोई निबंध एक अच्छा निबंध बन पाता है। उसके अंदर सीमाओं का अवश्य में ध्यान रखना चाहिए हमें। निबंध के लेखक का व्यक्तित्व प्रतिफल होना चाहिए। निबंध अधिक विस्तृत ना होकर संक्षेप में होना चाहिए, काफ़ी ज़्यादा लंबा चौड़ा ना हो, काफ़ी मतलब कि पूरा शॉर्ट में हो जाए। निबंध लेखन विचारों की एक अखंड धारा होती है, उसका एक निश्चित परिणाम होना चाहिए। जो निबंध जो लेखक लिख रहा है उसका एक निश्चित परिणाम भी होना चाहिए। उसका क्या परिणाम निकलेगा, इन सभी बातों ये क्या होगी, हमारी निबंध की विशेषताएं हो गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, मलबे की मालिक कहानी विभाजन की त्रासदी को दर्शाती है। विवेचना कीजिए। जो मलबे की कहानी अगर आपने पढ़ी होगी तो इसके अंदर जो हमारा जो 1947 के अंदर जो भारत का विभाजन हुआ था उस बात को दिखाया गया है कि जब विभाजन जब हमारा हो जाता है भारत का, उसके बाद जो लोगों पर प्रभाव पड़ा, जो लोगों पर इम्पैक्ट पड़ा उस चीज़ का, उस चीज़ को इस कहानी मलबे के मालिक में बताया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। कहाँ तो तय था चिरागन हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मैसर नहीं शहर के लिए, यह दरख्तों के साए में धूप लगती है, चलो यहाँ से चलें उम्र भर के लिए, ना हो कमीज तो पाँव से पेट ढक लेंगे, लोग कितने मुनासिब हैं इस सफ़र के लिए। इसको हम पढ़ते हैं। हम आगे क्या है इसके अंदर हमारे यही बताया गया है कि जो हमारा जो 1947 में जो हमारा विभाजन हो गया था भारत और पाकिस्तान में, उसके बाद जो लोगों पर मतलब कि जो प्रभाव पड़ा, कैसे लोगों को मारा गया, जो सांप्रदायिक के जो दंगे फैल रहे थे उनके बारे में उसी के बारे में इसके अंदर बताया गया है। दुष्यंत कुमार की गज़ल के ये चंद अशरार मोहन राकेश की कहानी मलबे का मालिक पर एक सटीक टिप्पणी लगती है। ये जो गज़ल है, गज़ल के अंदर से ये जो लाइनें हैं वो ली गई हैं, वो जो हमारे मोहन राकेश की जो कहानी है मलबे की मालिक, उसके अंदर एक मतलब कि सही बैठता है ये। महात्मा गांधी ने प्रत्येक नागरिकों के सुख समृद्धि का जो सपना देखा था, उन्होंने आज़ाद भारत में हिंदू मुस्लिम से अस्तित्व का जो सपना देखा था, वह सपना मोहम्मद अली जिन्ना के 16 अगस्त 1946 के अप्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस से तेज़ी से टूटना शुरू हो गया था। क्योंकि क्या हुआ था कि इसके अंदर ये कहा गया था कि भारत को अब 2 टुकड़ों में बांट दिया जाएगा। अब एक जो देश बनेगा वो हमारा बनेगा भारत और दूसरा जो बनेगा हमारा पाकिस्तान। ठीक है, ये दोनों देश को मतलब विभाजन हो जाएगा भारत का। अब 2 देश निकल के सामने आएंगे। यह निश्चय नहीं है कि सांप्रदायिकता की शुरुआत हिंदुओं ने की या मुसलमानों ने। मुझे तो लगता है इसकी शुरुआत डलहौजी के डिवाइड एंड रूल पॉलिसी से हुई है। मतलब कि यहाँ पे ये बात हो रही है कि हम ये नहीं जानते कि जो सांप्रदायिकता की जो आग है, जो झगड़े हैं वो कहाँ से शुरू हुए हैं। खैर चाहे जो हो, लेकिन कांग्रेस के सत्तावादी राजनीति और जिन्ना के लगातार पाकिस्तान की मांग से देश विभाजन की कगार तक पहुंच गया और देश सांप्रदायिकता की आग में जल पड़ा। अब सभी तरफ भारत के अंदर चारों तरफ सांप्रदायिकता के दंगे भड़क रहे थे। आज के समय में भी आप देख सकते हो कि भारत के अंदर काफ़ी ज़्यादा सांप्रदायिकता के दंगे भड़क रहे हैं। और लेकिन ये उस समय 1947 की बात हो रही है। हिंदू मुसलमानों के बीच हुए इन भयंकर दंगों ने
गनी मियाँ जैसे उदार मुसलमानों को भी भारत छोड़कर पाकिस्तान जाने को विवश कर दिया। मतलब कि उस समय में काफ़ी ज़्यादा फेमस थे जो भारत के अंदर, उनको भी क्या कर दिया, विवश कर दिया भारत छोड़कर पाकिस्तान जाने को। लोगों को उनके वतन की मिट्टी से अलग कर दिया, और जो अलग नहीं हुए उनका हाल मलबे का मालिक कहानी के चिरागुद्दीन, जुबैदा, किश्वर और सुल्ताना की तरह हुआ। मतलब इस कहानी के अंदर आपने पढ़ा होगा मलबे की माल की कहानी में कि इसके अंदर क्या होता है, जो बाबा जितने भी हमारे क्या हुआ था 1947 में, जो पाकिस्तान जाना चाहते थे वो पाकिस्तान चले गए जितने भी मुस्लिम थे, और जो नहीं गए, जिनका मन नहीं था, जो भारत को छोड़कर नहीं जाना चाहते थे, क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश बोला गया था कि भारत के अंदर सभी धर्मों को क्या होगा, समान देखा जाएगा, सभी धर्म को एक जैसा देखा जाएगा। जो जाना चाहता है वो वहाँ पे जा सकता है, जो नहीं जाना चाहता वो इसी देश में, मतलब कि भारत में रह सकता है। जो एक चिरागुद्दीन नाम का एक बंदा था जो भारत छोड़कर नहीं गया, वो भारत के अंदर ही रहा, उसके साथ जो एक घटना हुई उसी को इस कहानी के अंदर हमें बताया गया है। चिरागुद्दीन और उसकी जो वाइफ होती है जुबैदा, और उसकी जो 2 बेटियां होती हैं किश्वर और सुल्ताना, उनको हत्या कर मार दिया गया था। इसी को यहाँ पे बताया गया है। स्वतंत्रता प्राप्ति के साथ देश का विभाजन भी हुआ, और विभाजन के साथ सांप्रदायिकता का ज्वालामुखी फूट पड़ा, जिसका लावा भारत और पाकिस्तान के कोने कोने में फैल गया। मलबे का मालिक कहानी इसी हिंसा की पृष्ठभूमि में ही विकसित होती है। तो इसी के अकॉर्डिंग ही जो हमारी जो मलबे का मालिक कहानी है वो लिखी गई है। इसके अंदर क्या होता है, देश विभाजन ने सिद्ध कर दिया कि धर्मनिरपेक्ष शक्तियां हार गईं और सांप्रदायिकता शक्तियों की विजय हुई। क्योंकि उस समय क्या होता, सभी धर्म को एक जैसा मानने की बात कही गई थी, लेकिन सांप्रदायिकता ने क्या कर दिया, इतने दंगे फैलाए कि जो धर्मनिरपेक्ष जो शक्ति थी वो हार चुकी थी, और सांप्रदायिकता पूरे देश के अंदर विजय प्राप्त कर चुकी थी, कि चारों तरफ धर्म को लेकर लड़ाइयाँ होना स्टार्ट हो चुकी थी। इसलिए मुझे ये कहने में कतई संकोच नहीं है कि सांप्रदायिकता की नींव पर भारत की विभाजन हुआ। सांप्रदायिकता की नींव से क्या हुआ, भारत का विभाजन हो गया था। भारत जो था 2 टुकड़ों में बंट चुका था। देश विभाजन एक राजनीतिक घटना मात्र नहीं थी, बल्कि एक व्यापक मानवीय त्रासदी थी। त्रासदी यानी एक घटना थी। विभाजन के पक्ष में चाहे जितने तर्क दिए हों, और राजनेताओं की कूटनीति ने चाहे विभाजन को एक अनिवार्यता मानकर स्वीकार कर लिया हो, पर हिंदी लेखकों ने इसे मानवीय त्रासदी के रूप में ही देखा। जितने भी हमारे राजनेता थे, उन्होंने उसको अलग अलग तरीके से नाम दिया कि इस वजह से हुआ, उस वजह से हुआ विभाजन। लेकिन जो उस समय के जितने भी हमारे हिंदी लेखक थे, उन्होंने क्या कहा, इस घटना को एक मानवीय त्रासदी का नाम दिया, कि जिसके अंदर मानव को बेगुनाह मानवों को मारा गया, और उनको उनके घरों से बेघर कर दिया गया, उनके घरों को मलबे बना दिए गए। आगे क्या होता है, मानवता को कितने कितने दुख झेलने पड़े। मानव मूल्य का हनन हिंदुस्तान और पाकिस्तान में कितने व्यापक स्तर पर हुआ, इसकी सच्ची तस्वीरें मलबे का मालिक जैसी कहानियों में मिलती है। यह विवरण देने का एक कारण तो यह है, बताना है कि देश विभाजन की त्रासदी कई दशकों तक हिंदी लेखकों के मस्तिष्क पर छाई रही है। जो उनके दिमाग पर जो है ये जो त्रासदी हुई थी, जो ये घटना हुई थी पूरी विभाजन की, वो उनके काफ़ी समय तक उनके मस्तिष्क यानी उनके दिमाग पर चढ़ती रही, घूमती रही कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। वह लंबे समय तक अनेक रचना क्रम को प्रभावित करती रही। भीष्म कहानी की कहानी अमृतसर आ गया है भी विभाजन की त्रासदी को कहती है। ये कहानी अमृतसर आ गया है वो भी किसको बताती है, जो विभाजन हुआ था उसी को बताती है। इसमें भी सांप्रदायिकता भरी हुई है। स्वयं प्रकाश की कहानी, क्या तुमने कभी कोई सरदार भिखारी देखा है, 1984 में सिख दंगे की सांप्रदायिकता को बताती है। तो ये काफ़ी सारे ऐसे जो मतलब कि कहानियाँ हुई जो किस पे लिखे गए, हमारे सांप्रदायिकता पर लिखे गए। देश विभाजन पर लिखे गए उपन्यास की संख्या भी कम नहीं है। इस विषय पर पहला उपन्यास यशपाल का झूठा सच है। तो यशपाल द्वारा एक जो लिखा गया लेख वो क्या था, झूठा सच, विभाजन के ऊपर। इसके बाद भैरव प्रसाद गुप्त का सती मैया का चेहरा, मतलब कि और भी लोगों ने काफ़ी ज़्यादा मतलब कि इस पर क्या लिखे, लेख लिखे, यानी अपनी
कविताओं को लिखा, इसके किसके ऊपर, विभाजन के ऊपर, जो भारत का विभाजन हुआ था। मोहन राकश की कहानी मलबे का मालिक सांप्रदायिकता की आड़ में अवसरवादिता की कहानी है। रखे पहलवान चिरागदीन दर्जी की हत्या इसलिए नहीं करता कि वह उसे पसंद नहीं करता, बल्कि वह किस लिए करता है उसकी हत्या, इसलिए करता है क्योंकि चिरागदीन के मकान पर रखे पहलवान की नज़र लगी थी। जो चिरागदीन होता है एक दर्जी होता है जो चरखे पहलवान पे काफ़ी ज़्यादा विश्वास करता है, उसको अपना मित्र मानता है, अपना दोस्त मानता है कि उसके होते हुए उसको कुछ भी नहीं हुआ, कोई उसे हाथ भी नहीं लगा सकता, कोई उसे मारेगा नहीं, उसको ऐसा लगता था। क्योंकि वो एक मुस्लिम था और ये जो था एक हिंदू था, उसको ऐसा लगता था वो उसका साथ देगा, वो उसको मतलब परेशान नहीं होने देगा, लोगों से बचा कर रखेगा, जो उस समय के सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे उससे उसको पूरा विश्वास था। लेकिन क्या होता है, जो रखे पहलवान होता है वो उसकी हत्या कर देता है, इसके पूरे परिवार की हत्या कर देता है, इसकी वाइफ की भी, इसकी दोनों लड़कियों की भी हत्या कर देता है। ठीक है, इसका विश्वास पूरी तरीके से टूट जाता है और इसके जो मकान होता है, जो उसका घर होता है, उस पर अपना कब्जा जमा लेता है, जो लेकिन उसका घर पूरी तरीके से मलबा बन चुका होता है, लेकिन उसी मलबे पे वो अपना हक जमा कर रखता है। वह चिरागदीन के मकान पर कब्जा करने के लिए न केवल चिरागदीन को मारता है, बल्कि उसकी पत्नी जुबैदा और दोनों लड़कियां किश्वर और सुल्ताना को भी मार देता है। इतने बड़े कदम के लिए रखे पहलवान को बल अराजक सांप्रदायिकता ने ही प्रदान किया होगा। जो इतना बड़ा उसने काम करा, पूरे उसके परिवार को मार दिया, ये सब उसको बल कहाँ से मिला होगा, वो सांप्रदायिकता से ही मिला होगा। उसके अंदर इतनी सांप्रदायिकता आ चुकी होगी कि उसने उसके पूरे परिवार को ही मार दिया। हम कहानी में देखते हैं कि रखे पहलवान को कोई सज़ा नहीं होती है, मतलब जो रखा पहलवान होता है उसको कोई भी सज़ा नहीं दी जाती। जैसे कि होता है जब कोई किसी का मर्डर कर देता है उसको मतलब जेल की सज़ा दी जाती है, लेकिन उसको सज़ा नहीं दी जाती, क्योंकि उस समय में पूरे मतलब कि हर जगहों पे सांप्रदायिकता की दंगे जो होते हैं पूरी तरीके से मतलब भयंकर तरीके से अपराध हो रहे थे, हर जगह लड़ाइयाँ हो रही थी धर्म को लेकर। इसी वजह से कोई इसके ऊपर किसी ने ध्यान ही नहीं दिया कि इसने इतना बड़ा गुनाह कर रखा है, मतलब इसने इतना बड़ा काम कर रखा है, जिसने हत्या कर रखी है पूरे परिवार को, किसको जेल होनी चाहिए, इस पर किसी का ध्यान नहीं गया। इसी वजह से उसको मतलब कोई भी सज़ा नहीं मिलती है। अमृतसर के एक छोटी बांसी बाजार की यह कहानी एक गरीब मुस्लिम द्वारा एक सबल हिंदू पर अत्यधिक विश्वास की दास्तां है। यह रक्षक के भक्षक बन जाने की कहानी है कि जो उसका रक्षक होता है उसको ऐसा लगता है कि वो उसकी हमेशा रक्षा करेगा, वही उसकी हत्या कर देता है। रखे पहलवान को लोग उस बस्ती का रखवाला समझते थे कि इसकी बस्ती की रखवाली करेगा, किसी को भी मतलब कि किसी को भी मारेगा नहीं, ऐसा सोचते थे वो लोग। उसी के द्वारा चिरागदीन जैसे सीधे दर्जी की हत्या उस पर सांप्रदायिकता का आरोप लगाकर कर दी जाती है। रखे पहलवान कहता है कि तुझे पाकिस्तान दे रहा हूँ और चाकू मार देता है। यहीं पे कमलेश्वर कहते हैं कि जो मोहन राकश की कहानी है मलबे का मालिक, वो पूरी विभाजन की एक घटना है, त्रासदी है और वो काफ़ी ज़्यादा अलग है। जाहिर है कि आज़ादी के बाद के हिंदुस्तानी समाज का एक बहुत बड़ा तबका आज भी उस दर्द से उबर नहीं पाया है और गाहे बगाहे वह ठीस बहस का उग्र रूप में धारण कर लेती है। मतलब जो उसकी टीस है आज भी लोगों के अंदर जिंदा है, कहीं ना कहीं रूप से वो क्या होते हैं, वो फूट उठती है। कभी ना कभी ऐसा होता है कि आज भी धर्म को लेकर क्या होते हैं, लड़ाई दंगे होते रहते हैं अलग अलग जगहों पर। वो आज भी इस समाज के अंदर भी, आधुनिक समाज के अंदर भी वो समाप्त नहीं हुए हैं। सांप्रदायिकता के दंगे आप आज के मतलब कितने ज़्यादा सुनते हो, कभी कहीं पे होते ही रहते हैं इसको लेकर। जो ये पूरी जो फूट पड़ी हुई है वो आज तक इसकी समाप्त नहीं हो सकी है। मलबे का मालिक कहानी की शुरुआती लाहौर से अमृतसर की यात्रा दल की वार्ता से होती है। जो इस कहानी की शुरुआत होती है लाहौर से अमृतसर की यात्रा से होती है कि लाहौर से मतलब कि अमृतसर जो यात्रा करते हैं वो यहाँ पे आते हैं और देखते हैं कि अमृतसर के अंदर जो उनके घर थे वो मलबे बन चुके हैं, वो गिर चुके हैं। वे आपस में बात करते हैं कि यहाँ पर मिस्री की दुकानें भी, यहाँ पर भटियारिन की भट्टी थी, यहाँ नमक मंडी देख लो। यानी वे एक एक चीज़ को पहचानने का प्रयास करते हैं। जो यात्री आए होते हैं वो एक एक चीज़ों को पहचानने का प्रयास कर रहे होते हैं कि यहाँ पर ये था, यहाँ पे ये था। उनको वो पुरानी बातों को याद कर रहे होते हैं। सांप्रदायिकता
ने वहाँ चीज़ों को काफ़ी बदल दिया था, क्योंकि सांप्रदायिकता के दंगे इतने ज़्यादा फैले थे कि वहाँ की चीज़ें तो थी तहस नहस हो चुकी थी। लोग मस्जिदों को गुरुद्वारा बना दिए थे, लोगों ने क्या कर दिया था, मस्जिदों को तोड़कर गुरुद्वारा बना दिया था। ऐसी हालत में जब उन्हें अमृतसर के बासी बाज़ार में एक मस्जिद दिखाई देती है तो उन्हें बड़ा आश्चर्य होता है कि बलवाइयों ने इसको तोड़कर गुरुद्वारा क्यों नहीं बनाया। उनको काफ़ी ज़्यादा मतलब कि हैरानी होती है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक मस्जिद बची हुई है और उसको गुरुद्वारा नहीं बनाया गया है। पाकिस्तान की टोली को लोग उत्सुकतापूर्वक देख रहे थे। चिरागुद्दीन की हत्या किसी घर के बुझते चिराग की कहानी है। चिरागुद्दीन की हत्या से उस घर का चिराग बुझ गया। चिरागुद्दीन की हत्या उसके मकान पर कब्जा करने के लिए की गई थी। रखे पहलवान पर यह गज़ल बहुत फिट बैठेगी। एक यहाँ पे गज़ल दी गई है कि इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, आप एग्ज़ाम में लिख भी सकते हो या नहीं। बाकी इस जो कहानी में आपको यही बताया गया है कि किस तरीके से जो पहलवान पे वो इतना भरोसा करता है और वही उसकी हत्या कर देता है, क्योंकि उसके अंदर जो सांप्रदायिकता की जो आग थी वो काफ़ी ज़्यादा भड़क उठी थी। उसने उसको चाकू से मतलब मार दिया था, उसके पूरे परिवार को। गनी मियाँ अपना घर खोजने के क्रम में जब एक रोते बच्चे को चिज्जी देने के लिए बुलाते हैं तो एक लड़की द्वारा बच्चे को उठा लिया जाना और ये कहना कि चुप हो जाओ नहीं तो तुम्हें वह मुसलमान उठाकर ले जाएगा। मतलब कि ऐसा कहकर बच्चों को चुप करवा दिया जाता है कि मतलब कि चुप हो जाओ वरना तुम्हें मुसलमान उठाकर ले जाएगा। जैसे कि आज के ज़माने में होता है ना कि मतलब कि चुप हो जाओ कि तुम्हें बाबा उठा के ले जाएगा, ऐसा कहते हैं बच्चों को डराने के लिए। तो मतलब सांप्रदायिक जो धर्म से रिलेटेड जो ऐसा हो चुका था कि लोगों ने मुसलमानों से इतनी ज़्यादा घृणा स्टार्ट कर दी थी कि लोग उनसे बच्चों को कहकर डराते थे कि मुसलमान तुम्हें उठा के ले जाएंगे, चुप हो जा, से डाकू उठा के ले जाएंगे, ऐसा भी कहा जाता था। यह विचार ही एक सांप्रदायिकता की विचार है। मतलब कि जो पूरा विचार है एक सांप्रदायिक विचार है। ऐसा लगता है कि मुसलमानों के व्यक्तित्व का प्रयोग बालकों को डराने में किया जाता है। ये धारणा तो आज तक नहीं बदली। आज भी काफ़ी सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ पर ऐसी धारणाएं मौजूद हैं, जहाँ पर लोगों को अपने घरों में क्या होता है, बच्चों को डराया जाता है मुसलमानों का नाम लेकर। ठीक है, इस जो पूरी जो कहानी है इसमें यही बताया गया है हमारे कि विभाजन तो हो गया, ठीक है, उस विभाजन के बाद जो लोगों पे कितना बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा कि लोगों के अंदर जो सांप्रदायिक जो दंगे थे, जो सांप्रदायिकता की जो आग थी वो आज तक नहीं बुझी है, वो आज तक उनके दिलों में मौजूद है। वो आज भी एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा घृणा करते हैं। मलबे का मालिक सांप्रदायिक दंगे एवं देश विभाजन से बिछड़े एक ऐसे परिवार की कहानी है जिन्हें नियति ने फिर कभी मिलाने का अवसर नहीं दिया। यह अपने ज़मीन से टूटे गनी मियाँ की कहानी है, जो अपनी मतलब ज़मीन यानी भारत को छोड़कर पाकिस्तान चले गए थे, वो उनकी कहानी है। जो उस मकान उस गली की खुशबू से फिर संबंध जोड़ने की कहानी है। इसके अंदर क्या होता है, गनी मियाँ होते हैं फिर से भारत आते हैं यात्रा करने और उस गली से अपने संबंध जोड़ने के लिए। ये कहानी एक बूढ़े के आँखों में बसे सपनों के मर जाने की कहानी है। ये कहानी आज़ादी के बाद हुए सांप्रदायिक दंगे से प्रभावित लाखों लोगों का सच है। जो सांप्रदायिक दंगे से जो प्रभावित हुए थे उन लोगों की कहानी है, उनके सच की कहानी है। चिरागुद्दीन के पूरे परिवार को तो रखे पहलवान समाप्त कर देता है। यह सांप्रदायिकता नहीं तो और क्या है। सांप्रदायिकता की चरम परिणामित तो तब हो जाती है जब उस घर को कोई आग लगा देता है। वो जो पहलवान होता है वो उनको पूरी हत्या कर देता है, लेकिन कोई पीछे से आकर उनके घर को पूरी तरीके से आग लगा देता है। यह अवसरवादिता का चरम नमूना है, जिसमें यही लगता है कि हम किसी पीड़ित आदमी को और पीड़ित कैसे करें। जो मतलब कि जिसको मार दिया गया है उसको जलाने, उसको और पीड़ित करने के लिए उसको घर को पूरी तरीके से जला दिया जाता है, उसको भस्म कर दिया जाता है। अब उसका घर पूरी तरीके से जल चुका होता है, वो उसका घर पूरा क्या बन चुका होता है, एक मलबे की तरह बन चुका होता है। मलबा हम उसी को कहते हैं ना जो कूड़ा कबाड़ा होता है, जिसका कोई काम नहीं होता जिन सामानों का, उसको हम क्या कहते हैं, मलबा है। मतलब बेकार चीज़ है। उसका घर क्या हो चुका था, पूरी तरीके से मलबा बन चुका था। मकान के स्थान पर मलबा को देखकर गनी मियाँ को जो तकलीफ हुई उसके लिए वे तैयार नहीं थे। गनी मियाँ इतने संवेदनशील और भावुक हो जाते हैं कि उन्हें उस मलबे की मिट्टी को
भी छोड़कर जाने का मन नहीं करता। वो इतने मतलब भावुक हो जाते हैं कि वो उस मिट्टी को छोड़कर जाने का उन्हें मन ही नहीं करता। रखे पहलवान की तरफ गनी मियाँ बाहें फैलाकर जाते हैं, क्योंकि वो उनको पहचान जाते हैं कि वो ये उनको जानते थे कि हाँ ये पहलवान है, और उनकी तरफ बाहें फैलाकर चले जाते हैं। उन्हें मालूम ही नहीं रहता कि ये वही पहलवान है जिसके रहते उन्हें किसी का डर नहीं रहता था, वही उसके परिवार का हत्यारा है। मतलब उनको नहीं पता था कि वही उनके परिवार का हत्यारा है। उनको लगता था ये तो एक रखवाले हैं। पहलवान स्त्रियों और बच्चों को भी नहीं छोड़ता था। मतलब वहाँ की जो बच्चे होते थे, जो स्त्रियाँ होती थी, वो उनसे काफ़ी ज़्यादा डरती थी पहलवान से। इससे तो यही लगता है कि चाहे कोई दंगा हो या अन्य कोई समस्या, उसका असर सबसे ज़्यादा स्त्रियों और बच्चों पर ही पड़ता है। मतलब जो कोई भी दंगा या कोई भी फसाद होता है तो सबसे ज़्यादा प्रभाव किस पे पड़ता है? स्त्रियों और बच्चों पर उसका प्रभाव पड़ता है, क्योंकि स्त्रियों को मारा जाता है, पीटा जाता है, जला दिया जाता है या उनका रेप कर दिया जाता है, बच्चों को किडनैप कर लिया जाता है। कुछ भी इस तरीके से जो किसी भी युद्ध या किसी भी लड़ाई को जो सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है वो महिलाओं यानी स्त्रियों पर ही पड़ता है। और क्या होता है कि जो गनी मियाँ होते हैं वो नहीं जानते थे कि जो पहलवान है वही उनका हत्यारा है उनके घर का। पहलवान से बात करता है और उस पर विश्वास जताता है तो वह शर्म से परेशान हो जाता है। जो गनी मियाँ उससे इस तरीके से बात करते हैं, उतना विश्वास जताते हैं कि पहलवान क्या हो जाता है, शर्म से परेशान हो जाता है। उसको वो दिन याद आता है कि जब उसने उसकी हत्या करी थी। जब गनी यह कहते हैं कि मेरे लिए चिराग नहीं तो तुम लोग तो हो, मुझे आकर इतनी ही तसल्ली हुई कि उस ज़माने की कोई तो यादगार है। मैंने तुमको देख लिया तो चिराग को देख लिया। अल्लाह तुम लोगों को सेहतमंद रखे। मतलब वो ऐसा गनी मियाँ किसको कहते हैं? पहलवान को कहते हैं कि चिराग नहीं है तो कोई बात नहीं, तुम तो हो। मतलब इतना विश्वास जताते हैं, इतना प्रेम करते हैं उससे, लेकिन वो अंदर ही अंदर काफ़ी ज़्यादा शर्म से परेशान हो रहा था। कौन? पहलवान। उसको काफ़ी ज़्यादा मतलब कि शर्मिंदा महसूस हो रही थी कि उसने कितना गलत काम करा है। गनी मियाँ के इतना कहने पर रखे पानी पानी हो जाता है। जो रखा होता है, जो पहलवान होता है, वो अंदर से पानी पानी हो जाता है। उस दिन भी वह गली के बाहर बाईं ओर की दुकान में तख्ते पर बैठा आया, लेकिन उस दिन उसने लोगों को नन्हे सट्टे के गुर और सेहत के नुस्खे नहीं बताए, बल्कि वह 15 साल पहले की गई वैष्णो देवी की यात्रा का विवरण सुनाता है। मतलब वो जब वो पानी पानी हो जाता है तो उसके बिहेवियर में काफ़ी ज़्यादा चेंज आ जाता है। अब जब वो अपनी जगह जहाँ पे वो बैठता था रोज़ हमेशा, वहाँ पे जोन से जो बातें बताता था, अब उनको ना बताकर अब वो क्या बता रहा है, अपनी 15 साल की जो पहले की जो वैष्णो देवी की यात्रा थी वो बताने लग जाता है। अब वहाँ की जो औरतें हैं वो भी उससे डरना कम हो जाती हैं, वहाँ के बच्चे जो होते हैं वो भी। तो ये परिवर्तन है प्रेमचंद के इस विश्वास के कारण होता है कि बुरा आदमी बिल्कुल बुरा नहीं होता है। उसके हृदय के किसी ना किसी कोने में देवता का अवश्य छिपा होता है। मतलब देवता जो होता है कहीं ना कहीं ज़रूर छिपा हुआ होता है। चाहे वो आदमी कितना ही बुरा क्यों ना हो, लेकिन उसके अंदर कहीं ना कहीं देवता का जो वास होता है वो छिपा हुआ होता है। उसके अंदर जो अच्छाई होती है वो कहीं ना कहीं छिपी होती है और उसको बदलना ज़रूरी होता है। ऐसा वो कौन कहते हैं? प्रेमचंद कहते हैं। गनी मियाँ ने रखे पहलवान के अंदर के देवता को जगा दिया था। सांप्रदायिक समस्याओं के संदर्भ में कहानीकार ने एक और महत्वपूर्ण तथ्य की ओर संकेत किया। गनी को गली में देखकर जो औरतें उससे डर रही थी, उनका डर उस समय समाप्त हो जाता है। जब वो मतलब कि अपनी वैष्णो देवी की यात्रा वगैरह के बारे में बताने लग जाता है तो उस समय जो औरतें उससे पहले डरा करती थी अब वो भी नहीं डरती हैं, जो बच्चे डरा करते थे वो भी नहीं डरते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से पूरी जो उसके मन में जो घृणा का भाव था वो भी समाप्त हो जाता है, पूरी तरीके से वो ठीक हो जाता है। तो इस कहानी में आपको यही बताया गया किस तरीके से वो मासूम लोगों की जान ले लेता है। फिर जब वो गनी मियाँ आते हैं तो उसका जो व्यवहार होता है वो पूरी तरीके से चेंज हो जाता है और उसका स्वभाव पूरी तरीके से चेंज होता है। लेकिन यहाँ पे प्रेमचंद हमें यही बताना चाहते हैं कि जो हमारा विभाजन हुआ है देश का, उसको बीते हुए चाहे कितने भी साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी लोगों के मन में क्या है, सांप्रदायिकता है वो आज भी उनके मन में है। जो धर्म को लेकर लड़ाइयाँ आज भी देश में होती रहती हैं आए दिन, वो आज तक ख़त्म नहीं हुए हैं। उसको किस तरीके से ख़त्म करना है, हमें उस चीज़ को, उसका हल ढूंढना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। इस चीज़ को यहाँ पर बताया गया है। आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारा? अंधेर नगरी की मूल संवेदना का विचार कीजिए। जो मूल संवेदना, जो अंधेर नगरी है हमारी, वो उसकी मूल संवेदना क्या है, जो मेन बात क्या है, इसके अंदर किस बारे में बताया गया है। तो इसको मैं आपको बताती हूँ। इसका आंसर आपको जो आपकी जो बुक है आपकी
उसी में आपको मूल संवेदना को बता रखा है यहाँ पे काफ़ी अच्छी तरीके से, तो आप यहाँ से भी देख सकते हो। भारतेंदु के समस्त नाट्य साहित्य में अंधेर नगरी क्या है, एक प्रासंगिक, जीवंत तथा बहुचर्चित रहा है। जो अंधेर नगरी जो नाटक है वो काफ़ी ज़्यादा आज के समय प्रासंगिक है और बहुचर्चित है, मतलब काफ़ी ज़्यादा फेमस है इनका नाटक जो अंधेर नगरी है। इस कहानी के अंदर क्या बताया गया है, महंत अपने 2 शिष्यों को नारायण दास और गोवर्धन दास के साथ एक ऐसी विचित्र नगरी में पहुंचते हैं जिसे अंधेर नगरी कहते हैं। मतलब एक महंत होता है, जो ऋषि होता है, मतलब बाबा होता है इनका, इसके 2 शिष्य होते हैं नारायण दास और गोवर्धन दास, और वहाँ का राजा क्या होता है, चौपट राजा। इसी के अधीन पूरी नगरी को चलाया जा रहा था। वहाँ पर हर चीज़ जो थी वहाँ पे टके सेर और टके भाजी पे मिल रही थी। टके सेर टके भाजी यानी किसी भी मूल्य वस्तु का कोई भी मतलब मूल्य नहीं था कि मतलब उसको ज़्यादा दामों पर नहीं बेचा जाता था, चाहे वो कितने ही मेहनत से चीज़ बनाई गई हो, सभी का जो भाव होता था वो एक ही समान होता था, सभी का रेट जो होता था वो एक जैसा होता था। जैसे आज के समय में ऐसा होगा कि जो फैंसी चीज़ें होती हैं जिनको काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी है बनाने में, उसको हम महंगा देते हैं उस प्रोडक्ट को, जिसको काफ़ी सस्ती है, जिसको जितना मेहनत नहीं लगी है उसको कम रेट में हम बेचते हैं। लेकिन ये एक ऐसी नगरी थी, वहाँ पे चाहे मिठाइयाँ हो, चाहे कोई और चीज़ हो, चाहे वो कितनी ही सस्ती चीज़ हो, चाहे वो कितनी ही महंगी हो, सभी को क्या एक ही रेट पर बेचा जाता था, जिसको वहाँ पे क्या कहते हैं, टके से टके भाजी। और यहाँ पे गोवर्धन दास जो होता है वो क्या करता है, महंत के आगे ढेर सारी मिठाइयाँ लाकर इस नगरी का परिचय देता है। मतलब जो महंत होता है उनको उस नगरी में भेजता है और वहाँ पे वो चीज़ें गोवर्धन दास लेने जाता है, तो उसको कम ही पैसों में ढेर सारी चीज़ें मिल जाती हैं, क्योंकि सभी, और वो भी इतनी महंगी महंगी चीज़ें उसको कितने कम पैसों में मिल जाती हैं। तो महंत उससे पूछता है कि ऐसा कैसे हुआ, तो वो जब उसका परिचय देता है, ऐसा तो संसार भर में कोई देश नहीं है, 2 पैसे पास रहने ही से मज़े से पेट भरता है। मतलब कितने बहुत कम पैसे होंगे, जब भी हम अपना पूरा पेट भर लेंगे, मैं तो इस नगरी को छोड़कर नहीं जाऊंगा। मतलब कहता है कि अगर हमारे पास कम भी पैसे हैं तो हम यहाँ पे काफ़ी महंगी महंगी चीज़ों को भी खरीद सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सभी चीज़ों का जो रेट है वो एक जैसा है, एक ही समान है, कोई भी चीज़ यहाँ पे महंगी नहीं है, सभी चीज़ों का जो मूल्य है वो एक ही समान रखा गया है। जो साधु होता है, जो पुरुष होता है, महंत होता है, वो क्या कहता है कि मैं इस नगरी में एक क्षण भी नहीं रुक सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे रहना काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, यहाँ पे रहना असंभव है। इसलिए वो और उसका जो दूसरा शिष्य होता है नारायण दास, वो उस नगरी को छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन जो गोवर्धन दास होता है वो काफ़ी ज़्यादा लालची होता है, वो लोभ में रहकर उस नगरी को छोड़कर जाने से मना कर देता है। वहाँ पे कबाब, चने, मिठाइयाँ, सब्जी, मछली, नमक, घी, चीनी, चावल, सब कुछ टके सेर है। टके सेर यानी एक ही रेट पे मिल रहा है। यहाँ पर एक कहानी बताई गई थी, राजा के पास एक फरियादी न्याय की पुकार के लिए प्रार्थना करता है, बकरी कल्लू बनिए की दीवार के नीचे आकर दब गई। मतलब कि फरियाद करने आता है एक व्यक्ति कि उसको न्याय मिले, उसकी जो बकरी है वो मर चुकी है, वो भी कल्लू बनिए की जो दीवार बन रही थी उसके नीचे आकर। तो राजा को क्या करना था, उसको न्याय करना था। जैसे यहाँ पे क्या मतलब कि था कि सभी चीज़ें एक ही रेट पे मिल रही थी, वैसे राजा था वो चौपट था, तो उसको सिर्फ और सिर्फ न्याय करना था, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, चाहे उसने गुनाह करा हो या ना करा हो, उसका अपराध हो या ना हो, लेकिन उसे न्याय देने से मतलब था। ठीक है, इसलिए क्या करता है, वहाँ पे कल्लू बनियों को बुलाया जाता है। वो कहता है कि नहीं, मेरे वजह से नहीं, जिसने वहाँ पर चूना लगाया था उसने दीवार को काफ़ी ज़्यादा कच्चा बनाया था, इसी वजह से मेरी दीवार गिर गई। तो राजा क्या करता है, जिसने दीवार बनाई थी उसको बनाता है, ये अपना इल्ज़ाम इस पर लगा देता है भिस्ती पर, ये अपना इल्ज़ाम कसाई पर लगा देता है। ऐसे ये लोग अपना इल्ज़ाम एक दूसरे पर लगाते जाते हैं। लास्ट में जो बचता है इल्ज़ाम लगाने के लिए, वो मृत्युदंड किसको मिलता है, कोतवाल को मिल जाता है। और कोतवाल की गर्दन जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा दुबली होती है, यानी पतली होती है, वो काफ़ी ज़्यादा पतला सा था, और उसकी गर्दन क्या होती है, फांसी के फंदे में नहीं आ पा रही होती है, फांसी का फंदा थोड़ा बड़ा था, जिस वजह से राजा क्या कहता है कि किसी ऐसे व्यक्ति को लाया जाए। वो हुक्म देता है कि जिसकी जो गर्दन हो काफ़ी ज़्यादा मोटी हो, जो फांसी के फंदे में फंस सके। इसी वजह से क्या करते हैं, वहाँ के जो उसके जो सिपाही होते हैं वो एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं नगरी में जिसकी गर्दन जो हो मोटी हो रखी हो। मोटियाई रही गर्दन वाले गोवर्धन दास को प्यादे पकड़कर ले जाते हैं, जो उसके जो सिपाही होते हैं वो उसको पकड़कर राजा के पास ले जाते हैं।
और उसकी गर्दन मोटी थी, इसलिए उसको फांसी पर चढ़ाने के लिए सज़ा दे दी जाती है। अब गोवर्धन दास जो था वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और फिर वो अपने जो गुरु होते हैं महंत को पुकारता है। महंत उसको अपने मतलब कि वहाँ से निकालने के लिए उस समस्या से क्या करते हैं, वो खुद कहते हैं कि मैं खुद फांसी के फंदे पर चढ़ूँगा। वो ऐसा वो काफ़ी ज़्यादा चालाकी दिखाते हैं वहाँ पर। वो कहते हैं कि अगर जो भी इस फांसी के फंदे पर चढ़ेगा स्वयं, वो सीधा सीधा कहाँ चला जाएगा, वो सीधा सीधा स्वर्ग में चला जाएगा, वो ऐसा कहते हैं। ये सुनकर जितने भी लोग उन्होंने मना कर दिया कि नहीं मैं फांसी पर नहीं चढ़ूँगा, सब ने जिन जिन ने अपनी अपनी जो गलतियों को दूसरे दूसरे पे डाल दिया था, अब सभी क्या हो जाते हैं, तुरंत तैयार हो जाते हैं कि नहीं मैं फांसी पर चढ़ूँगा, मैं फांसी पर चढ़ूँगा। लेकिन राजा कहता है कि यहाँ का जो सबसे पहला ये अधिकार मेरा है, और राजा क्या करता है, स्वयं इस फांसी के फंदे पर लटक जाता है। वो क्या क्यों लटक जाता है, क्योंकि जो महंत होता है, जो गुरु होता है, उसने कहा था जो भी इस फांसी के फंदे पर लटकेगा वो स्वर्ग में चला जाएगा। सबसे पहले तो राजा का ही अधिकार होता है, इसलिए अपने कर्मों का फल भोगता हुआ वह फांसी पर चढ़ जाता है और उसको क्या हो जाती है, फांसी की सज़ा मिल जाती है। गोवर्धन दास साधु होते हुए भी लोभ लालच में फिसलने वाला था। वो काफ़ी ज़्यादा लालची व्यक्ति था, जिस वजह से उस नगरी से वो नहीं जाता है। और न्याय का आधार विवेक और औचित्य ना होकर केवल दंड विधान है। जो ये अंधेर नगरी है, वहाँ पर न्याय का आधार मतलब बुद्धि से ना लेकर, मतलब सही तरीके से, मतलब जिसको दंड देना है उसको ना देकर केवल क्या करना था, दंड देना था। कि किसी को भी दंड देना है, चाहे उसने अपराध करा हो या ना करा हो। अंधेर नगरी एक ऐसी नगरी थी जहाँ पे मतलब कि जो स्थिति थी काफ़ी ज़्यादा बुरी थी। यहाँ पे आगे क्या कहते हैं नाटककार, यही नीति और शिक्षा देते हैं कि लोभ, अन्याय और पाप का नतीजा बुरा ही होगा। जो भी लोग मतलब कि लोभ करेंगे, मतलब लालच करेंगे, उनके साथ जो न्याय करेंगे और जो पाप करेंगे, जो बुरे काम करेंगे, उनका जो नतीजा होगा हमेशा बुरा ही होगा, वो हमेशा सही नहीं होगा। ठीक है, वो इस कहानी से वो हमें ये शिक्षा देना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पर यही बताया गया है कि जो गोवर्धन दास होता है वो लालची होता है, इसी वजह से उसको आखिरी में दंड दिया जाता है। और जो राजा होता है वो क्या होता है, वो सिर्फ और सिर्फ दंड देना चाहता है, वो न्याय करना चाहता है। उसको इससे कोई मतलब नहीं है कि उस व्यक्ति ने अपराध किया है या नहीं किया है, वो केवल उसे दंड देना चाहता है। इसी वजह से जो महंत होता है वो अपनी बुद्धि का प्रयोग कर उसी को फांसी पर चढ़वा देता है। ठीक है, यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन समाप्त हो जाता है। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, आप इसको यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मैं हार गई कहानी की प्रासंगिकता पर अपने विचार कीजिए। जो मैं हार गई कहानी है, कविता है, उस पर हमें प्रासंगिकता यानी उसके महत्व को बताना है आज के समय में। जो मैं हार गई कहानी में क्या था, उसके अंदर जो राजनेता हैं उनके चरित्र के बारे में बताया गया। जैसे हमने अभी जो फर्स्ट क्वेश्चन ही करा था अपना साप्रसंग व्याख्या, उसके अंदर से इसी कहानी के अंदर से हमारी को साप्रसंग व्याख्या करनी थी। जैसे इसके अंदर मैंने बताया था, उसके अंदर क्या था कि जो राजनेता होते हैं वो अपने चेहरे पर एक मुकुट लगा के रखते हैं कि अपने आप को लोगों के सामने, जनता के सामने काफ़ी अच्छा दिखाने का बर्ताव करते हैं कि वो काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन पीछे से वो काफ़ी ज़्यादा बुरे होते हैं। उनका जो व्यक्तित्व होता है वो इतना अच्छा नहीं होता है। जो मैंने एग्जाम्पल भी दिया था आपको कि जैसे हाथी के खाने के दांत कोई और से होते हैं, दिखाने के दांत कोई और से होते हैं, उसी तरीके से राजनेताओं के जो दोगला चरित्र है उसको दिखाया गया है इसके अंदर वही। और ये आज भी प्रासंगिक क्यों है, क्योंकि आज भी काफ़ी ज़्यादा ऐसे नेता हैं जो लोगों को क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक के लिए, मतलब वोट बैंक समझते हैं कि उनसे उनको वोट मिलेंगे, इसी वजह से उनको वो झूठे झूठे वादे करते हैं, उनके साथ धोखाधड़ी करते हैं, सौदाबाजी करते हैं, और जनता की भलाई के लिए काम करने के लिए उनको झूठे वादे करते हैं। और उनका सिर्फ और सिर्फ मकसद क्या होता है, अपना स्वार्थ मकसद होता है। वो काफ़ी ज़्यादा स्वार्थी होते हैं कि उस चीज़ से वो क्या करना चाहते हैं, अपने जो भी लोभ है, लालच है, उसको पूरा करना चाहते हैं। तो वो उस समय में भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण था, और आज के समय में, आधुनिक समय में भी काफ़ी ज़्यादा वो प्रासंगिक है। आम जनता बड़ी आशाओं से किसी व्यक्ति विशेष में अपने आदर्श खोजती है, उसे देश का कर्णधार बनाती है, परंतु शीघ्र ही आदर्शों का वह मुखेटा उतर जाता है। जो मतलब कि जो आदर्शों का मुखेटा पहनकर लोगों को जो उन्होंने लुभाया था कि मैं तुम्हारे लिए ये करूँगा, वो करूँगा, ऐसे करूँगा, वैसे करूँगा, वो कुछ ही टाइम बाद उनका जो मुखेटा है वो पूरी तरीके से उतर जाता है। वो अपना स्वार्थीपन जो होता है उसको लोगों के सामने रख देते हैं, अपने चरित्र से उनको परिचय करवा देते हैं। लोगों को पहले उसके बारे में पता नहीं होता है।
किसी को भी नेता बनाया जाए, राजनीति में आकर सभी का चरित्र एक जैसा ही हो जाता है। इस प्रकार ये कहानी आज ही प्रासंगिक है। जैसे मैंने बताया, इस कहानी में जो लेखिका है मन्नू भंडारी, वो दो तरीके के लोगों को मतलब कि राजनेता बनाती हैं अपने उसके अंदर, कि एक गरीब व्यक्ति होता है और एक अमीर व्यक्ति होता है। जो गरीब व्यक्ति होता है वो भी जब मतलब नेता बनता है, वो मतलब कि लालच के अंदर आकर क्या हो जाता है, वो भी भोग विलासी बन जाता है और जनता की भलाई नहीं करता है। एक ऐसी जब अमीर व्यक्ति को जब वो बनाया जाता है राजनेता, वो भी क्या कर जाता है और लालच के चक्कर में क्या हो जाता है, वो भी भोग विलासी बनकर लोगों की भलाई नहीं करता है। इसलिए यहाँ पे कहती हैं कि चाहे नेता किसी भी वर्ग या किसी भी जाति से आए, जब उसको ऊंचा पद मिल जाता है तो क्या हो जाते हैं, वो लोग लालची हो जाते हैं और अपने स्वार्थ के लिए काम करने लग जाते हैं कि उनका भला कैसे होगा, उनकी जेबें कैसे भरेंगी, उस तरीके से वो काम करने लग जाते हैं। तो जो ये पूरी जो कविता है, जो कहानी है, वो आज के समय में भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, प्रासंगिक है, क्योंकि आज के नेता भी, बहुत सारे नेता आज भी ऐसे हैं। अब इसी का जो हमारा सेकंड है कि मैं हार गई शीर्षक को सार्थकता से स्पष्ट कीजिए। अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो आप इसको क्वेश्चन को आसानी से अपने मतलब भाषा में लिख सकते हो कि जो मैं हार गई कहानी क्यों है इसका नाम, शीर्षक का नाम, क्योंकि जो लेखिका है मन्नू भंडारी, जो उसने सोचा था कि मतलब कि वो क्या करेगी, एक ऐसे गरीब व्यक्ति को मतलब जो लोगों की भलाई के लिए राजनेता बनेगा, लोगों के लिए काम करेगा और उनके अपने स्वार्थ को छोड़कर लोगों के बारे में सोचा। राजनेता कैसा होना चाहिए, जो देश का जो राजनेता हो वो लोगों के बारे में सोचता हो, ना कि अपने स्वार्थ के बारे में सोचता हो। वो एक ऐसा नेता बनाएगी, मन्नू भंडारी ने सोचा था, लेकिन वो उसमें असफल रही। जब वो किसी अमीर वर्ग को लेकर जब राजनेता बनाती है, वो उसके अंदर भी असफल रहती है। ये दोनों ही तरह से वो असफल हो जाती है और अपनी परेशानियों में इतना ज़्यादा घिर जाती है, जिस वजह से वो कहती है कि मैं हार गई। इसलिए जो ये पूरी जो कहानी है उसका शीर्षक जो है पूरी तरीके से उसको सार्थकता मतलब कि देता है, मतलब उसको पूरी तरीके से सपोर्ट करता है कि हाँ, इस कहानी का नाम जो मैं हार गई पूरी तरीके से सही है, हम ये कह सकते हैं। ठीक है, इसको आप लिख सकते हो। आपको डीपली में आप यहाँ से इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ सकते हो। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आपका कोई भी डाउट होता है किसी भी क्वेश्चन में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, जुलूस कहानी की मूल संवेदना पर प्रकाश डालिए। जो जुलूस कहानी है वो हमारी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई है, उसकी जो मूल संवेदना है उसके बारे में हमें इसके अंदर बताना है। जुलूस कहानी प्रेमचंद की उन आरंभिक कहानियों में से है जिनमें उन्होंने समाज की यथार्थ समस्याओं को आदर्शों से हल करके दिखाया। मतलब जो उस समय की जो समस्याएं थी, यथार्थ समस्याएं जो उस समय चल रही थी, मेन समस्याएं, उनको हल करके दिखाया था। जुलूस कहानी की कथा वस्तु स्वतंत्रता आंदोलन की इर्द गिर्द लिखी गई है। जब स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था उस समय लिखी गई थी। ये उसी समय की है जब नमक पे क्या लगा दिया गया था, टैक्स लगा दिया गया था अंग्रेज़ों द्वारा। इस वजह से लोगों ने क्या कर दिया था, विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया था, आंदोलन करना शुरू कर दिया गया था। कहानी की कथा वस्तु सरल सहज है जो किसी समय की प्रवाह के साथ बढ़ती है। कहानी की कथा वस्तु का साथ शुरुआत में अंत तक बना रहता है। पाठक को कहानी की संवेदना का आस्वादन करने में कोई कठिनाई नहीं होती। जुलूस कहानी प्रेमचंद की उन कहानियों में से है जो राष्ट्रभक्ति भावना का प्रचार प्रसार करती है। मतलब जो एक कहानी लिखी गई है जुलूस, वो राष्ट्रभक्ति की भावना को प्रसारित करती है। गांधीवादी विचारों से प्रभावित ये कहानी एक तरफ स्वाधीनता आंदोलन का चरित्र करती है, वहीं दूसरी तरफ स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए चलाए जा रहे आंदोलन की जनता से क्या अपेक्षाएं हैं वह भी बताती है। मतलब जो इस कहानी को दो पार्टों में मतलब बांटा गया है। एक तरफ इसके अंदर स्वाधीनता आंदोलन को बताया गया, उसका चित्रण करा गया है। दूसरी तरफ जो आंदोलन चल रहे हैं उनकी क्या अपेक्षाएं हैं उनके बारे में बताती है। कहानी के शुरुआत से लेकर अंत तक गांधीवादी आदर्श के तत्वों तथा अहिंसा, सत्याग्रह का महत्व और हृदय परिवर्तन में आस्था पर केंद्रित है। जो प्रेमचंद है वो गांधी जी से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हैं उनके विचारों से, इसलिए उन्होंने जो ये पूरी कहानी यानी कविता लिखी है वो पूरी अहिंसा पे आधारित है। इसके अंदर कहीं भी हिंसा मतलब नहीं करते हैं। जिनको उन्होंने मेन कैरेक्टर बनाया है इसके अंदर, वो और सत्याग्रह, इन सब का महत्व पर ये कहानी लिखी गई है। जुलूस कहानी में स्वतंत्रता आंदोलन के चरित्र का वर्णन किया गया है। इब्राहिम अली के नेतृत्व में निकाला जुलूस गांधी जी के नेतृत्व में चल रहे सत्याग्रह को
अभिव्यक्त करता है। जैसे गांधी जी ने, जैसे हमने सुना था, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा सत्याग्रह चलाए थे, नमक तोड़ो आंदोलन और चंपारण सत्याग्रह, मतलब अलग अलग जगहों पे उन्होंने क्या करे थे, खेड़ा आंदोलन, सत्याग्रह चलाए थे, मतलब कि वो भी बिना हिंसा करे, अहिंसा के साथ उन्होंने सत्याग्रह चलाए थे, है ना। भारत छोड़ो आंदोलन, ऐसे काफ़ी ज़्यादा उन्होंने आंदोलन चलाए थे। उन्होंने इस कहानी में इब्राहिम अली को इसी के बारे में बताया है कि वो भी गांधीवादी के सत्यवादी पे चलते हैं, जैसे गांधीवादी के जो भी आदर्श हैं उस पे चलते हैं। जिस तरह गांधी जी ने स्वयं और अहिंसा के साथ दमनकारी अंग्रेजी हुकूमत का विरोध करने के लिए जनता का आह्वान किया था, ठीक उसी तरह इब्राहिम अली ने पूरी विनम्रता और श्रम के साथ जुलूस का नेतृत्व किया तथा अहिंसा की संभावना होने पर अपने जुलूस को वापस ले लिया। मतलब जैसे कि गांधी जी ने क्या करा था, हमेशा अहिंसा के साथ रहे थे, वो कभी भी उन्होंने हिंसा का साथ नहीं दिया था। जब भी कभी भी हिंसा भड़कती थी वो क्या करते थे, अपने जो भी सत्याग्रह या जो भी आंदोलन चल रहे होते थे उनको वापस ले लेते थे। इसी तरीके से प्रेमचंद जी ने भी इब्राहिम अली को मतलब कि दिखाया है इस कहानी के अंदर। उन्होंने भी काफ़ी विनम्रता और अहिंसा के साथ अपने जुलूसों को निकाला, और जब भी अहिंसा की जहाँ पे हिंसा होने लग जाती उसको क्या कर लेते, वो अपने जुलूस को वापस ले लेते थे। जनता की मनोवृत्ति को बदलना जुलूस कहानी की एक प्रमुख संवेदना है। साथ ही कहानी का एक विशेष उद्देश्य भी है। मनोवृत्त रूप में यह परिवर्तन दरोगा बीरबल सिंह जैसे लोगों में आती है। मतलब इसके अंदर एक दरोगा होता है जो काफ़ी ज़्यादा लोगों पर क्या करता है, जो आंदोलन चला रहे थे इब्राहिम अली, उन पे क्या करता है, लाठी चार्ज करता है, मतलब उनको काफ़ी ज़्यादा मारता है। वो लोग अपनी जुलूस निकाल रहे होते हैं तो, और इस वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है। जो बाद में दरोगा जो होते हैं उनको देखकर काफ़ी ज़्यादा मतलब कि शर्मिंदा महसूस कर रहे होते कि उन्होंने इतना बुरी तरीके से मारा कि उनकी मृत्यु हो गई। उनके डंडे के जो निशान थे उनके शरीरों पर एकदम छपे हुए थे, उनकी मृत्यु हो जाती है। इसी वजह से क्या हो जाते हैं, उनकी जो मानसिकता होती है पूरी तरीके से चेंज हो जाती है, वो अब पूरी तरीके से बदल जाता है। उनके अंदर क्या आ जाए, राष्ट्र भाव की भावना पूरी तरीके से उत्पन्न हो जाती है, उद्भव हो जाता है उस चीज़ का। ये वे लोग हैं जो पद प्रतिष्ठा के लोभ के कारण अपने ही भाई बंधुओं पर अत्याचार कर रहे थे। और जब अंग्रेजों ने हम पर गुलामी कर रखी थी भारत के ऊपर, तो काफ़ी सारे ऐसे लोग थे जो अपने मतलब कि जो उनको पद प्राप्त था उसके लोभ के कारण वो जितने भी भारतीय लोग थे उन पे ही मतलब अत्याचार करते थे। खुद भारतीय होकर भारतीयों पर ही अत्याचार किया करते थे। इसके साथ ही ये परिवर्तन मेघू, दीनदयाल और शंभू जैसे पात्रों में आया है। ये जब इस कहानी को पढ़ोगे आप, इसके अंदर ये सारे 3 पात्र दे रखे हैं, और जो जब जुलूस निकाला जा रहा था उनके द्वारा, इब्राहिम अली द्वारा, तो उनके साथ कोई भी ऐसा बड़ा व्यक्ति नहीं था जिनको काफ़ी ज़्यादा उच्च पद प्राप्त हो। काफ़ी आम लोग उनके साथ थे। कोई भी ऐसा नहीं था जो उस जुलूस के साथ आगे निकल चले और उस जुलूस को सफलता मिले। इसीलिए ये तीनों व्यक्ति पीछे खड़े होकर जुलूस को कहते हैं कि ये मतलब कि क्या क्यों जुलूस निकाल रहे हैं, सब तो फालतू चीज़ें हैं, इससे कुछ होने वाला नहीं है, इसके अंदर कोई भी बड़ा आदमी नहीं है। अगर बड़ा आदमी होता तो शायद इस जुलूस का कोई मतलब कि परिवर्तन आता है इस जुलूस से। तो मतलब इन लोगों की मानसिकता ऐसी हो चुकी थी, वो लोभ में इतना डूब चुके थे कि अब मतलब कि भारत को स्वतंत्र दिलाने में इनकी कोई भी मतलब भूमिका नहीं थी। और ये लोग अपने भोग विलास में इतना मशहूर हो चुके थे अपने जीवन के अंदर कि उसी के अंदर वो खुश थे। वो मतलब कि भारत को आज़ाद कराने में कोई भी मतलब कि अपना सपोर्ट नहीं दे रहे थे। जो लोग मतलब जुलूस वगैरह निकालते, आंदोलन करते, वो उनको पागल समझते थे। कहते थे ये लोग तो बेवकूफ़ हैं जो इतने जुलूस निकाल रहे हैं, खुद इन पे मतलब कि लाठी चार्ज होगा, इनको पुलिस मारेगी जब इनको पता चलेगा, ऐसा ऐसा ये लोग कह रहे हैं। आप जब चैप्टर पढ़ोगे तो आप इसके अंदर देखोगे, जो पहले तो जुलूस में शामिल तो नहीं थे, लेकिन जुलूस की सफलता और असफलता का विषय उनकी चर्चा का ज़रूर था। मतलब उस जुलूस के अंदर शामिल नहीं होते थे, लेकिन उसकी सफलता और असफलता का विषय वो पहले ही बना लेते थे और उस पर चर्चा करते थे। परंतु जब ये जुलूस में शामिल लोगों पर पुलिस के अत्याचार की जानकारी मिलती तो ये लोग भी तटस्थ नहीं रह पाते और अपनी दुकानें बंद कर जुलूस में शामिल हो जाते थे। जब इन पर पुलिसों की अत्याचार हुआ करती थी, जब ये इनमें शामिल हो जाते थे। कहानी में प्रेमचंद ने स्वतंत्रता आंदोलन में उच्च वर्ग के लोगों की भूमिका के विषय में भी चर्चा की है। मतलब कहाँ आंदोलन में जब आंदोलन चल रहे थे, जब भारत की आज़ादी को लेकर, उस समय जो उच्च लोग थे, उच्च वर्ग के लोग, उनके जो भूमिका थी आंदोलनों में शामिल होने की, उनके विषय में भी उन्होंने बताया है।
अपने पात्रों के माध्यम से कहते हैं कि समाज के उच्च शिक्षित और शक्तिशाली लोगों के आंदोलन में शामिल होने से आंदोलन के सफल होने की संभावना बढ़ जाएगी। जब मतलब उच्च वर्ग के लोग और शिक्षित लोग, जो शक्तिशाली लोग हैं, जब जुलूसों में आंदोलन के अंदर जब जुड़ेंगे, जब क्या होगा, जो एक जुलूस जो है वो सफल बन जाएगा और उसकी जो परिणाम होगा काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा, वो ऐसा कहते हैं प्रेमचंद। लेकिन काफ़ी कम ही ऐसा होता था कि जो उच्च वर्ग और शिक्षित वर्ग के लोग जो थे वो शामिल होते थे शुरू में। बाद में जाके तो सभी लोग एक होकर उन्होंने अंग्रेज़ों का विरोध करा और उनको मतलब कि 1947 में जाके हमें आज़ादी मिल जाती है ना। तो ऐसा बताते हैं, जो उसके अंदर जो दरोगा होता है उसका जो पूरा मानसिकता जब बदलती है, जब इब्राहिम अली की जब मृत्यु हो जाती है उनके लाठी मारने पर। ठीक है, अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नाखून क्यों बढ़ते हैं? निबंध का प्रतिपाद कीजिए। मतलब जो नाखून क्यों बढ़ते हैं इसका हमें प्रतिपाद करना है, मतलब उसको थोड़ा हमें समराइज करना है कि इसके अंदर क्या है, नाखून क्यों बढ़ते हैं। जैसे आप लोग देखते होंगे हमारे नाखून थोड़े दिन में आप काटते हो, थोड़े दिन में ही बढ़ने लग जाते हो, वो क्यों बढ़ते हैं? इस पूरी जो कहानी है इसके अंदर आपको अलग ही बात बताई गई है। जब हम शुरू की बात करते हैं अपनी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की, जब पहले हमारे पास अस्त्र नहीं हुआ करते थे, जब कोई हथियार नहीं हुआ करते थे, जब हम पहले के लोग क्या करते थे, उस समय अपने नाखूनों का प्रयोग करते थे, मतलब अपनी रक्षा के लिए नाखूनों का प्रयोग करते थे, जानवरों से बचने के लिए, किसी भी अन्य लोगों से बचने के लिए। जब लड़ाई होती थी उनमें तो नाखूनों का प्रयोग करते थे, क्योंकि उस समय उनके पास अस्त्र शस्त्र नहीं थे। उससे उनको मतलब उनकी जो बुद्धि का इतना विकास नहीं हुआ था। जब बाद में जाके लोगों के अंदर थोड़ा थोड़ा बुद्धि का विकास होने लगा तो थोड़ा उन्होंने लकड़ियों के हथियार बनाए, फिर लोहे के हथियार बनाए, आज मतलब परमाणु बम बना लिए गए। आज इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी बढ़ चुकी है। तो ये इसीलिए बता रहे हैं कि लोगों की जो मतलब कि नाखून का प्रयोग जो होता था अपनी रक्षा के लिए होता था, है ना, कि हम अपनी रक्षा के लिए उसको नाखून काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े रखते थे पहले। जब लोगों को देखते होगे, जैसे हम आदिवासी जो लोग होते हैं उनको देखोगे तो नाखून जो होते हैं काफ़ी लंबे लंबे होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि वो उनसे अपने मतलब कि बचने के लिए उसका प्रयोग करते हैं, अपनी रक्षा के लिए उसका प्रयोग करते हैं। आज जो हम मतलब कि बम वगैरह हमारे यहाँ परमाणु बम वगैरह रखे गए हैं, वो क्यों रखे गए हैं? क्योंकि हम दूसरे देश को ये दिखाना चाहते हैं कि हम बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हैं, दूसरे को धमकाना चाहते हैं, डराना चाहते हैं कि जिसके पास भी परमाणु बम होते हैं और जिसके पास परमाणु बम नहीं है, जिस देश के पास, उसको उस देश से डर लगता है कि कहीं वो देश जो है हम पे परमाणु अटैक ना कर दे। जैसे कि आपने 1945 की जो हुई थी हमारी जापान के अंदर हिरोशिमा और नागासाकी पे अमेरिका द्वारा क्या हो गया था, परमाणु बम का अटैक कर दिया गया था, है ना, जिसके अंदर क्या होता, बहुत सारे लोग मारे गए थे और आज भी उसका प्रभाव ख़त्म नहीं हुआ है। आज भी वहाँ के लोग जो होते हैं विकलांग पैदा होते हैं। क्यों? क्योंकि जो परमाणु बम जो होते हैं उनका जो प्रभाव होता है काफ़ी दशकों तक रहता है, उसका प्रभाव ख़त्म नहीं होता है। जब भी 1945 से लेके आज 2022 हो गया है, लेकिन आज तक उसका जो प्रभाव है ख़त्म नहीं हुआ। आज भी वहाँ के जो बच्चे पैदा होते हैं विकलांग होते हैं, उनका मतलब पूर्ण तरीके से विकास नहीं हो पाता है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि नाखून का प्रयोग जो पहले होता था वो अपनी रक्षा के लिए होता था, लेकिन आज जो मतलब कि जितने भी अस्त्र का प्रयोग किया जाता है वह अपनी शक्ति, अपनी पावर को दिखाने के लिए और लोगों, दूसरे देशों या लोगों को धमकाने के लिए किया जाता है। नाखून का बढ़ना इस बात का प्रतीक है कि शरीर में अब भी जो पशुता है वो आज भी गुण वर्तमान में है, वो आज तक नहीं गई है। आज भी हम वही जानवर हैं। जैसे जानवर क्यों है? कि जो आदिवासी लोग होते हैं उनके अंदर इतनी बुद्धि का विकास नहीं हुआ होता था और वो क्या करते थे, नाखून का प्रयोग अपने बचने के लिए करते थे। लेकिन आज हमारे यहाँ बुद्धि का प्रयोग हो चुका है। हम नाखून का प्रयोग क्यों कर रहे हैं? अपनी फैशन के लिए कर रहे हैं। नाखूनों को काफ़ी ज़्यादा आप देखते हो कि कितना ज़्यादा लड़कियाँ इतने सवार के रखती हैं, और लेकिन वो जो बम वगैरह हैं, जो परमाणु बम हैं, उनका प्रयोग क्या कर रहे हैं? लोगों को धमकाने के लिए, उन पे अटैक करने के लिए। जो हिरोशिमा का हत्याकांड हुआ था उसमें हम देख सकते हैं। इसी वजह से हम कह सकते हैं नाखून का प्रयोग तो हम नहीं करें, लेकिन हमने ऐसे घातक हथियारों का निर्माण करना शुरू कर दिया है, जिससे क्या हो रहा है कि जो मानव जाति है पूरी तरीके से खतरे में आ चुकी है। मतलब कि लोगों एक दूसरे से मतलब कि दंगे आए दिन होते रहते हैं, लड़ाइयाँ होती रहती हैं, हमेशा डर रहता है कि कहीं पे कुछ मतलब कि बम वगैरह का अटैक ना हो जाए। अस्त्र शस्त्र इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं, ये सब हम देखते हैं। तो नाखून जो है हमारी किसकी निशानी? हमारी पशुता की निशानी है। अस्त्र शस्त्र में वृद्धि भी उसी भावना की परिचायक है। मानव आज सभ्यता के शिखर पर
अधिनिष्ठ होने के लिए कृत संकल्प है। और मतलब कि क्या है, हम अपनी जो सभ्यता का हम विकास कर चुके हैं, लेकिन जो हमारी मानवता की और नहीं है, लेकिन जो हम मानव नहीं बन पाए हैं पूरी तरीके से। आज भी हमारे अंदर जो पशुता है वो विद्वान है, जिंदा है, क्योंकि अगर हम मानव बन चुके होते तो हम इतने घातक हथियारों का प्रयोग नहीं करते। हम सिर्फ अपनी रक्षा के लिए छोटे मोटे हथियारों को बना लेते। इसके अंदर लेखक की ये थिंकिंग है कि हमें इतने अस्त्र बनाने चाहिए जो हम किसी और से अपनी रक्षा कर सके, ना कि इतने घातक हथियारों का निर्माण करना चाहिए कि किसी और देश या किसी और को हम धमका सकें, डरा सकें, जिससे हिरोशिमा और नागासाकी पे अमेरिका ने अटैक करके दिखाया था। इस कहानी के अंदर हमें यही बताया गया है। इसको आप जब पढ़ोगे डीपली तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, निर्मला वर्मा की शैलीगत विशेषता लिखिए। जो उनकी जो शैली है उसकी हमें विशेषता लिखनी है इस क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पे क्या है, यात्रा वृत्तांत के लिए यात्रा वृत्त, यात्रा संहिता या यात्रा संस्मरण शब्द का भी प्रयोग होता है। जब यात्रा वृत्तांत जो होता है उसके अंदर काफ़ी सारे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। हिंदी यात्रा वृत्तांत का प्रारंभ जो हुआ था वो कब हुआ था, भारतेंदु युग से हुआ था। जो यात्रा वृत्तांत का आरंभ कब से हो गया था, भारतेंदु युग से। भारतेंदु काल में लिखे अधिकांश यात्रा वृत्तांत उस समय की पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए। उस समय जितने भी यात्रा वृत्तांत लिखे गए थे उस समय पत्रिकाओं में उनको प्रकाशित किया गया था। भारतेंदु के यात्रा वृत्तांत जो थे वो क्या थे, सूर्य पार की यात्रा, महादेव वल की यात्रा, मतलब और भी काफ़ी ज़्यादा नाम है यहाँ पे, आप उनको देख सकते हो। जो मेन है आपको सिर्फ उनको याद करना है। आगे देखते हैं हम। चीड़ों पर चांदनी, यात्रा वृत्तांत की गहराई में उतरने पर लेखक ने शिमला तथा आसपास के पर्वतीय क्षेत्रों के प्राकृतिक क्रियाकलाप में काफ़ी रुचि दिखाई है। जो चीड़ों पर चांदनी जो यात्रा वृत्तांत है उसके अंदर लेखक ने क्या करा है, जितने भी पहाड़ी क्षेत्र हैं उनके आसपास की जितनी भी क्रियाकलाप होते हैं उनके अंदर रुचि दिखाई है, उनको बताया है। उन्होंने शिमला, नारकंडे, डलहौजी और गुलमर्ग, भीमताल आदि स्थानों का बड़ी अच्छी तरीके से चित्रण किया है, या उनके जितने भी आसपास की जो चीज़ें थी उनके बारे में उसमें बताया है यात्रा वृत्तांत में। यात्रा वृत्तांत क्या होता है, जब हम कहीं पे भी यात्रा कर रहे होते हैं उस समय जो हमें नज़ारे, जो चीज़ें दिख रही होती हैं, हम उसको लिख रहे होते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, यात्रा वृत्तांत कहते हैं। जब ट्रैवल करते वक्त जो पुस्तक या जो भी कविता लिखी जाती है उसको ही यात्रा वृत्तांत कहा जाता है। निर्मला वर्मा की उपमाओं में एक विशेष प्रकार की कोमलता, रचनात्मकता और सार्थकता होती थी। जो निर्मला वर्मा है उनकी जितनी भी उपमाएं यानी यात्रा वृत्तांत जो लिखे जाते थे उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा कोमलता होती थी, रचनात्मकता होती और सार्थकता होती थी। और उनका जो उद्देश्य होता था मूल अनुभूतियों के स्वरूप को स्पष्ट कर उसके बोध को तीव्र बनाना होता था। उन्होंने विधाओं की बंधी बधाई परिपाटी से अलग हटकर नई शैली का प्रयोग करा था। जो पुरानी परंपराएं चली आ रही थी उनसे हटकर उन्होंने नई शैली को अपनाकर अपनी रचनाओं का निर्माण किया था। रचनाओं में धुन दिखाई पड़ती है पर वह धुन अस्पष्ट नहीं है। मतलब उनकी रचनाएं जो होती थी काफ़ी अटपटी सी होती थी, थोड़ी मुश्किल होती थी, लेकिन वो अस्पष्ट नहीं होती थी। अगर उनको अच्छी तरीके से पढ़ा जाए तो उनका मीनिंग का जो मतलब होता था काफ़ी ज़्यादा अलग होता था, काफ़ी ज़्यादा समझ में आता था। तमाम बंधनों के बावजूद अपनी स्वायत्तता को किस प्रकार से बनाए रख सकते हैं, यह हमें किसने बताया, हमें निर्मला ने बताया कि जितने भी हम अपने बंधनों से बंधे हुए हैं उन्होंने एक अलग ही दुनिया बना ली थी कि अगर हम कितने भी बंधनों से बंधे हुए हैं लेकिन हमें अपनी जो स्वायत्तता है, अपनी जो आज़ादी है, अपनी जो स्वतंत्रता है उसको किस तरीके से बरकरार रखना है, बनाए रखना है, वो हमें किसने बताया, निर्मला ने बताया। आगे क्या कहती हैं वो, जो चीड़ों पर चांदनी जो नामक यात्रा है उसके अंदर लेखक ने बचपन की घटनाओं को जिस प्रकार में प्रस्तुत किया है उससे यात्रा वृत्तांत कम और संस्मरण का अनुभव अधिक होता है। जो लेखक ने जो अपनी बचपन की जो इतनी भी बातें बताई हैं इसके अंदर, उससे हमें यात्रा वृत्तांत कम लगता है। वो क्या लगता है, संस्मरण। संस्मरण का मतलब क्या होता है, जब हम पुरानी बीती हुई बातों को जब हम लिखते हैं उसको हम क्या कहते हैं, संस्मरण। उसको याद करते हुए जो हम सोचते हैं, लिखते हैं, उसी को संस्मरण कहा जाता है। ठीक है। अब आगे क्या है, निर्मला वर्मा बातों को सीधे सीधे कहने के बजाय लांछिक ढंग से प्रस्तुत करती हैं। चीड़ों पर चांदनी यात्रा वृत्तांत पाठक वर्ग पर हावी हो जाता है।
यह उनकी लेखक शैली की विशेषता है। मतलब जो भी वो जैसे चिड़ों पर चांदनी यात्रा है, जो उसको पढ़ता है उस पर काफ़ी ज़्यादा हावी हो जाता है, वही उनकी शैली की विशेषता है। इस पाठ में काल्पनिक तथा वास्तविक अनुभूतियों के साथ साथ प्रतीकात्मक प्रयोग पाठक को अपनी ओर खींचता है कि उसके अंदर क्या है, वास्तविकता भी है, मतलब कि रियलिटी भी है, और प्रतीकात्मकता भी है। वही चीज़ जो है पाठक जो पढ़ रहा है उसको काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, उसको खींचता है। लेखक अलग अलग स्थानों पर मतलब पर्वतीय क्षेत्रों पर जाता है। उसकी यात्रा के दौरान अपने जाने पहचाने अनुभवों को तुलनात्मक तथा तथ्यात्मक रूप से प्रस्तुत करता है। मतलब जो लेखक होता है, मतलब वो क्या करता है कि अपनी जितनी भी जगहों पे घूमता है, जाता है, वहाँ के नज़ारों और जो उसने पहले के देखे नज़ारे उनकी वो तुलना करके उसको प्रस्तुत करता है। जैसे शिमला के बीच एक वीरान और उपेक्षित हिल स्टेशन सोलोन के बारे में बताया है, मतलब एक स्टेशन है हिल स्टेशन, उसके बारे में बताया। शिमला, इन तीनों जगहों के बारे में बताया गया है। इसके अंदर जितने भी उनके अनुभव रहे हैं उनको बताया है, उनकी जो भी यादें रही हैं वहाँ से उनकी तुलना करते हुए उनको प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, इसके अंदर किन्होंने, निर्मला ने। तो ये हमारे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आई होप ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। अगर आपका कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और आपको ये नोट परचेज करने हैं तो आपका इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।